everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? बिल्कुल बढ़िया, एकदम मस्त। पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही? गुड। तो बिल्कुल उसी जोश और एनर्जी के साथ शुरू करें अपनी डीएसए की बैठक। वेलकम टू डीएसए की बैठक। तो आज की बैठक और लेक्चर शुरू करने से पहले एक प्रीवियस बैठक का छोटू सा रिकैप ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया, हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में? हमने देखा था कि जावा का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम जावा में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे इनपुट आउटपुट लेते हैं, जावा में वेरिएबल्स कैसे काम करता है। वेरिएबल्स होता क्या है कि भैया, वेरिएबल कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर जो कभी डेटा स्टोर कर रहा होता है या फिर कभी जहाँ डेटा स्टोर होता है उसका एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, हमने देखा था उसी के बेसिस पे कि प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, रेफरेंस टाइप्स, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। हमने आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स देखे थे, हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें हमने कवर करी थी लास्ट लेक्चर में। तो अगर आप में से किसी ने भी मिस कर दिया हो तो पहले उसे ज़रूर देखिएगा जब इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज का लेक्चर शुरू करें। तो वैसे तो आज आप सबको पता होगा कि आज हम क्या कवर करेंगे। आज हम बिल्कुल इन डेप्थ क्लैरिटी के साथ कवर कर रहे होंगे ऑपरेटर्स। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज हम बस खाली नॉर्मल ये नहीं कि बस ऐसे ही ऑपरेटर्स पढ़ लिए, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। आज हम उन पर क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल इंटरव्यू लेवल वाले। आज हम देखेंगे उनसे रिलेटेड पजल्स, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और कहूँ मैं ट्रिक्स, जो हमें आगे हमारे क्वेश्चंस जब हम प्रॉपर एक नेक्स्ट लेवल डीएसए कर रहे होंगे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे। हमारा फाउंडेशन जो चीज़ें बिल्ड कर रही होंगी। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए। तो आप में से बहुत लोग होंगे जिनको ऑपरेटर्स क्या होता है पता होगा, एंड कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो देखो, डरने की बात नहीं है बिल्कुल। कोऑपरेटर क्या होता है? देखो, स्लाइड पे भी लिख रहा है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। तो पता है, ये चीजें हमने पता है बचपन में पढ़ ली थी। जब हम छोटे थे हम सब ने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन किए थे, मैथ्स में करे थे, नहीं करे थे? कि 2 + 3 = 5, ये तो भैया सबने किया है, हमने भी किया है। तो यार, जब हम 2 + 3 कर रहे होते थे, हम क्या कर रहे होते थे? हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते थे। तो जब हम कॉपी में लिखते थे, हम क्या लिखते थे? 2 + 3। एडिशन को रिप्रेजेंट किससे करते थे? वो प्लस सिंबल से करते थे। तो यार, प्रोग्रामिंग की टर्म्स में वो प्लस सिंबल ही क्या है? ऑपरेटर कहते हैं उसे ही। और वैल्यूज पर जिन वैल्यूज पर हम वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते, जैसे कि इस केस में क्या था, 2 और 3, उन वैल्यूज को क्या कह देते हैं? उन्हीं को ऑपरेंड कह देते हैं प्रोग्रामिंग के टर्म्स में। तो यही है बस, सिंपल सी चीज। जिस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस सिंबल से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ऑपरेटर। और जिन वैल्यूज पर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसे कहते हैं ऑपरेंड। तो देखो, ये लिख रहा है इसमें। ऑपरेटर क्या है? सिंबल डेट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन। वो सिंबल जो उस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, परफॉर्म कर रहे होते हैं हम जो। और ऑपरेंड क्या होता है? वैल्यूज ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। वो वैल्यूज जिन पर हम वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑपरेटर और ऑपरेंड। देखो, एक एग्जांपल भी दे दिया कि हम देखो, कंटेनर है, ये एक सम नाम का वेरिएबल है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जावा कैसी लैंग्वेज होती है, हमारी स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। हमें बताना पड़ता है कि उस कंटेनर, उस वेरिएबल में हम क्या रखेंगे। ये इंट मतलब एक इंटीजर टाइप की वैल्यू हम उसमें रखेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू a + b, तो उधर प्लस क्या हो गया? ये बता रहा कौन सा ऑपरेशन है, तो उसका सिंबल है ये प्लस, इसको कहते हैं ऑपरेटर। और किन वैल्यूज पे हो रहा है ऑपरेशन, a और b पे, उनको क्या कहते हैं? ऑपरेंड। ठीक है। अब भैया, एक छोटा सा हाईफाई टर्म और समझ लेते हैं। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? वैसे तो स्लाइड में आपने सबने पढ़ लिया होगा, आप तो उतने ज्यादा होशियार हो। ठीक है, तो बताता हूँ मैं। एक्सप्रेशन होता क्या है? जब हम ऑपरेटर और ऑपरेंड को एक साथ लिखते हैं तो कुछ नहीं, उसे ही एक्सप्रेशन कह देते हैं एक हाईफाई प्रोग्रामिंग के टर्म्स में। देखो, लिख भी रहा है a + b को टुगेदर हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स विच प्रोड्यूसेस अ वैल्यू। अब यार, ये तो बेसिक सी बात है, जब हम बचपन में भी कर रहे थे 2 + 3, तो वो =5 दे रहा था, नहीं दे रहा था? जब भी किन्हीं वैल्यूज पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमेशा कोई ना कोई रिजल्ट या फिर वैल्यू तो जरूर प्रोड्यूस करता है, आंसर तो जरूर देता है। तो यही है एक्सप्रेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का, जो कि आफ्टर इवैल्यूएशन क्या है? एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा होता है और एक रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ऑपरेटर, ऑपरेंड, एक्सप्रेशन हमें क्लियर बिल्कुल।
ठीक है? इन टर्म्स से तो अब हम फ़ैमिलियर हो गए। तो ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा और जानें? तो चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स ये किसके बेसिस पे है? बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स, मतलब जिन वैल्यूज पर वो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उस बेसिस पे हम देख रहे हैं ऑपरेटर्स के टाइप्स। ठीक है? तो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। अब अगेन, जो मैं हर लेक्चर में कहता हूँ और आज भी कहूंगा, चीजों को हमेशा उनके नेम से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है? कुछ रटना नहीं है, बस चीजों को उनके नाम से। देखो जैसे कि ये क्या है, ये हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है, किसके बेसिस पर? ऑपरेंड्स के बेसिस पे। ठीक है? तो यूनरी का मतलब क्या होता है? यूनरी का मतलब भैया कोई यूनिट, यूनिट मतलब कोई सिंगल, कुछ ऐसा। यही आ रहा है दिमाग में? तो बिल्कुल, अब इसको ऑपरेंड से कनेक्ट करो। तो एक ऐसा ऑपरेटर जिसे क्या, एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत हो, वो क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर। ठीक है? तो यूनरी का मतलब जिसको ऐसा ऑपरेटर जिसे एक ऑपरेंड चाहिए। एग्ज़ाम्पल क्या? A++, पोस्ट इंक्रीमेंट और A नॉट। अब एग्ज़ाम्पल आपको ना पता हो कोई बात नहीं, अभी यार आज तो इनका धागा खोलना है बिल्कुल। एक-एक चीज़ बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे। तो ये एग्ज़ाम्पल होते हैं, ठीक है? तो अभी ये इसके बारे में नहीं सोचना है, एग्ज़ाम्पल भी है, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है? बाइनरी। बाइनरी नाम से क्लियर हो रहा है, 2 से रिलेटेड कुछ, मतलब तो बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही, कि ऐसा ऑपरेटर जिसे क्या, 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है? जैसे A प्लस बी, अरे हाँ, ये कर तो रहे होते हैं भैया, जब हम एडिशन करते थे तो 2 वैल्यूज़ का एडिशन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, 2 वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करते थे। डिवीजन कर रहे होते थे, 2 वैल्यूज़ का करते थे। तो वो ऑपरेटर जो था उसको 2 वैल्यूज़ चाहिए होती थी। तो वो कौन से ऑपरेटर थे? वो बाइनरी ऑपरेटर थे। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? टर्नरी। अरे भैया अब तो हम होशियार हैं। टर्नरी मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसे 3 ऑपरेंड चाहिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, 3। ठीक है? तो टर्नरी हो गया 3 ऑपरेंड्स। तो ये तो भैया पर कुछ अजीब-सा है बिल्कुल, ये तो देखा-देखा भी नहीं है कभी। कोई बात नहीं, इसको कहते हैं, इसको भी कवर कर रहे होंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमने देख लिए। अब थोड़ा ऑपरेटर्स के बारे में और जानते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। हमने भैया ये तो देख लिया कि ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के हैं। एक हमारा यूनरी, एक बाइनरी, एक टर्नरी। ठीक है? यूनरी को 1 ऑपरेंड, बाइनरी को 2 और टर्नरी को 3। ये तो हो गया ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब ये भी तो देख लेते हैं भैया कि कौन-कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है? जभी तो उनको हम इन 3 कैटेगरीज़ में रखेंगे। तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद देखेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये 2 ऑपरेटर्स की कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे हमारे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। बिकॉज़ कंडीशनल कवर कर रहे होंगे जब हम पढ़ रहे होंगे अपने कंडीशनल्स और लूप्स, और बिटवाइज ऑपरेटर्स हम कवर करेंगे इन डेप्थ बिल्कुल। कब? जब हम अपनी बिट मैनिपुलेशन कवर कर रहे होंगे। बिकॉज़ ये ऐसे ऑपरेटर्स नहीं है जो एक लेक्चर में खत्म हो जाए, इन पे पूरा इन डेप्थ चलेगा पूरा सेशन। ठीक है? तो आज स्टार्ट करें अपने बाकी इन पाँचों के साथ, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखो यार, नाम से ही अगेन अरिथमेटिक, कुछ अरिथमेटिक, मैथ से रिलेटेड लग रहे हैं भैया। बिल्कुल, ये वही ऑपरेटर्स है, सही समझ रहे हो, सही जा रहे हो। देखो मैंने लिख भी रखा है, परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ऐसे ऑपरेटर्स जो हम मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, वो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एग्ज़ाम्पल, अरे भैया ये क्या बता रहे हो? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अरे आगे चलो, आगे चलो। ये बस सोचना, अभी 2 इसमें, एक बड़े मियाँ है, एक छोटे मियाँ है। अब वो बताऊँगा भी मैं, तो हल्के में मत लो सब चीज़ें। नो डाउट चीज़ें ईज़ी हैं, लेकिन थोड़ा तो पढ़ लो यार। प्लस क्या है? एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन। अरे भैया ये क्या पढ़ा रहे हो? तो सब पता है। अरे रुको यार, होल्ड ऑन। देखो ये मल्टीप्लाई हम जब करते थे अपने मैथ्स में, तो हम क्या लिखते थे? क्रॉस सिंबल लिखते थे, एक्स। इधर लेकिन एक्स नहीं होता, मल्टीप्लाई प्रोग्रामिंग में होता है स्टार सिंबल से डिनोट। ठीक है? तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का भी पता है। ये क्या आ गया भैया? परसेंट। ये तो परसेंटेज का सिंबल होता था। प्रोग्रामिंग में परसेंटेज नहीं होता, ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये किस लिए काम आता है? हम डिवीज़न तो हम सब करते थे ना, डिवाइड तो हमें करना आता है। तो मॉड्यूलस क्या देता है? डिवीज़न जब करते हैं हमें एक क्वोशिएंट मिलता है, एक रिमाइंडर मिलता है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। चलो ये सबसे बढ़िया, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखो ये हम आ गए अपने इंटेलिजे पे। देखो मैंने ये बैठक 4 नाम से एक पैकेज बना दिया है, उसके अंदर हमने क्लास बना ली अपनी मस्त अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है? तो सबसे पहले 2 डिब्बे बना लें। डिब्बे? ये क्या कह रहे हो भैया?
अरे लल्लू हो यार तुम सब, डिब्बे कंटेनर वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक बनाया मैंने ए वेरिएबल जिसमें स्टोर करा मैंने 5। दूसरा बनाया मैंने बी वेरिएबल जिसमें स्टोर करा मैंने 2। अब देखो दोनों एरर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि जावा कैसी हमारी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, हमें कंपाइल्ड होने से पहले ही बताना होता है कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ये इंटीजर टाइप की स्टोर करेगा, ये भी इंटीजर टाइप की स्टोर करेगा। तो देखो एरर हो गया मेरा शांत। अब क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं भैया, वही कराओगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वही बचपन वाला। कोई बात नहीं यार, एक बार देख लेते हैं कंप्यूटर सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, पता चली हमें तो एडिशन आता है से ना आता हो, तो देख लेते हैं। तो ए प्लस बी कर लिया इधर हमने, इधर लिखा साउट, ए माइनस बी देख लिया हमने। यार देखना भी तो पड़ेगा, लोग कहते हैं कंप्यूटर होशियार होता है, इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है कि नहीं। तो चलो देख लिया, साउट ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, तो अब इन सबको रन करें। आंसर तो हम सबको पता है क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो भैया देखो एज एक्सपेक्टेड वही था, ए प्लस बी 5 + 2 7 होता है, चलो कंप्यूटर को एडिशन आता है। ए माइनस बी 5 - 2 3 होता है, चलो इसको आता है। ए मल्टीप्लाई बी 5 × 2 = 10 होता है, इसको आता है। ए डिवाइड बाय बी 5 / 2 2.5 होता है। अरे ये 2, अरे भैया ढक्कन है ये, कंप्यूटर पागल है, इसको डिवीजन नहीं आता। ऐसा है क्या कुछ, कंप्यूटर को डिवीजन नहीं आता? अरे ये क्या हो गया, अब देखते हैं। हाँ अब 2.5 है, ये क्या हुआ भैया, इसको 5 / 2 तो आया नहीं, 5 / 2.0 आ गया 2.5। तो यही है, इसमें मेरे को यही दिखाना था, जो हमारी डिवीजन ऑपरेटर है यही है हमारी छोटी मियाँ। छोटी मियाँ कैसे? ये बड़ा डबल ढोल की टाइप है, कभी इधर लुढ़क जाता है कभी उधर लुढ़क जाता है। किसके बेसिस पे? जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर होता है, इसका बिहेवियर डिपेंड करता है हमारे ऑपरेंड्स पर। हमारे ऑपरेंड्स कैसे हैं? अगर हमारे ऑपरेंड्स इंटीजर होते हैं दोनों, तो हमारा आंसर कैसा आता है? इंटीजर। अगर एक भी ऑपरेंड हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू होती है, तो हमारा आंसर क्या आता है? पॉइंट्स में हमारा आंसर आता है, डेसिमल वैल्यू में हमारा आंसर आता है। अब देखो ये 5 / 2 जब ये करता है, तो आंसर हमारा क्या आया था? जैसे कि 2.5 होता है एक्चुअल में। लेकिन ये भी ए इंटीजर था, बी भी इंटीजर था। इंटीजर को जब इंटीजर से डिवाइड करा, तो उसने कैसा बिहेव किया कि मैं आंसर भी इंटीजर में ही दूंगा, भले ही पॉइंट के बाद कुछ भी हो, मैं उन सबको इग्नोर कर दूंगा, उन सबको ट्रंकेट कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आता है? 2 आता है। लेकिन जब एक वैल्यू मेरी इंटीजर थी, दूसरी मेरी डेसिमल वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू थी, तो उस केस में ये हमें आंसर कैसा देता है? एक डेसिमल वैल्यू में, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में ये आंसर देता है। तो उस केस में आंसर क्या है हमारा? 2.5। ठीक है, तो ये समझ में आया छोटे मियाँ क्यों है? क्योंकि ये हमारी, इसका बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? ऑपरेंड्स पे। तो अगर इंटीजर को एक डिवाइड करूंगा मैं इंटीजर से, तो मेरा आंसर क्या आएगा? हमेशा इंटीजर, जैसे 2 आ रहा था। लेकिन अगर एक भी वैल्यू मेरी फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डेसिमल हो गई, जैसे कि अगर मैं लिख देता 5.0, अब इसको कर देता डिवाइड में 2 से, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा? 2.5 ही आएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया, छोटे मियाँ देख लिए। अरे अब बारी है बड़े मियाँ की। सो गेस करो कौन? अरे भैया एक ही तो ऑपरेटर बच गया है, मॉड्यूलस, वही होंगे बड़े मियाँ। अरे होशियार हो यार, बिल्कुल सही। तो बड़े मियाँ क्यों कह रहे हैं? वो तो भैया कुछ नहीं कर रहा, वो तो प्यारा सा है। क्या करता है वो? ए मॉड्यूलस, बी परसेंटेज का सिंबल। हम जब से पढ़ रहे थे, परसेंट मैथ्स में होता है परसेंटेज के लिए, लेकिन इधर तो ये कुछ और ही निकल के आया। ये आगे हमारे किसके लिए होता है? ये रिमाइंडर शो करने के लिए, कि जब डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर रह जाता है। तो देखते हैं इसको भी। तो देखो 1 आया। हाँ भैया इसमें क्या है, आपने बड़े मियाँ क्यों कह दिया? ये तो जैसे हम करते रिमाइंडर, वैसे ये निकाल रहा है कि 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 × 2 = 4, रिमाइंडर बचेगा 1। इसने 1 ही दे दिया। तो इसको बड़े मियाँ क्यों कह रहे हो? अरे देखते हैं अभी अच्छे से, बिल्कुल। तो चलो थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए बड़े मियाँ पे, मॉडुलस ऑपरेटर पे। चलो तो आज कुछ बचपन की यादें ताज़ा हो जाए, जब हम छोटे से थे कैसे डिवीजन करते थे। भैया ये क्या करा रहे हो? अरे रुको यार, प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के साथ कुछ दिखाना है। ठीक है, तो अब मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है परफॉर्म 5 / 4। तो बचपन में हम इसे कैसे करते थे? हम लिखते थे 4, ऐसे लिखा, और करते थे 4 × 1 = 4, रिमाइंडर आया कितना? 1। ठीक है, और प्रोग्रामिंग में अभी हमने देखा कि कैसे लिखते हैं, 5 mod 4, ये रिमाइंडर देता है, तो इधर लिख दूंगा 1।
और भैया अभी हमने देख ही लिया कि जो डिवीजन ऑपरेटर होता है ये बिहेव किसके बेसिस पे करता है, ऑपरेंड्स के बेसिस पे बिहेव करता है। डबल ढोल किए, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर, कभी इंटीजर से आंसर दे देता है, कभी डेसिमल वैल्यू में पूरा एग्जैक्ट आंसर। तो इस केस में 5/4 कंप्लीटली डिविजिबल तो हो नहीं रहा, हम देख रहे हैं रिमाइंडर आ रहा है। तो ये नहीं है कि 1 पॉइंट समथिंग ये कुछ आंसर देता हो। ये क्या दे देगा इस केस में, इंटीजर को जब डिवाइड किया इंटीजर से तो एक इंटीजर ही देगा, मतलब क्या दे देगा हमें, बस क्वोशिएंट। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर। अच्छा, अगर मेरे 6 को डिवाइड करूँ 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब 6 मॉड 4 कितना आएगा भैया, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर आएगा मेरा। अगर मैं 7 मॉड 4 लिखूँ तो क्या आएगा मेरा भैया, 3 आएगा रिमाइंडर। अगर मैं लिखूँ 8 मॉड 4 तो 4 2 जा 8 होता है भैया, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं लिखूँ 9 मॉड 4 तो उस केस में क्या आएगा भैया, रिमाइंडर 1 आएगा, 4 2 जा 8 होता है क्योंकि। अगर मैं 10 मॉड 4 लिखूँ तो क्या आएगा आंसर मेरा, रिमाइंडर आएगा भैया 2 क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। 11 मॉड 4 लिखूँ तो क्या आएगा भैया, तो आंसर आएगा हमारा 3। अगर 12 मॉड 4 लिखूँ तो क्या आएगा मेरा, 4 3 जा 12 होता है, तो भैया दोबारा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो, अगर आप सब ऑब्जर्व करो एक चीज़, तो देखो मैं इधर मॉड किससे ले रहा था, 4 से डिवाइड कर रहा था, मॉड ले रहा था मैं 4 से। तो मेरा जो हमेशा आंसर आया, रिमाइंडर आया, वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक आया है, 0 से लेके 3 तक के बीच की ही वैल्यू आई है भैया। देखो 0 आया, कभी 1 आया, 2 आया, 3 आया, कभी 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। ये 0 से कम नहीं जा रहा और 3 से बढ़ नहीं रहा आगे। तो समझ रहे हो, अगर मैंने 4 से मॉड लिया है, रिमाइंडर लिया है, तो मेरा आंसर हमेशा 0 से 3 तक के बीच में लाई करता है। हाँ भैया, इसमें क्या नई बात बताई आपने, ये तो हम सबको पता है। एग्जैक्टली ये छोटी सी बात थी, लेकिन आपको पूरी सीरीज में इसको ध्यान रखना है। मॉड्यूलस ऑपरेटर ऐसी बड़ी मियाँ नहीं है। सबसे मोस्ट यूज्ड ऑपरेटर होगा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में होता है, जिसकी मदद से हम आगे देखोगे आप क्या क्या जादू हो रहे होंगे। ठीक है, आपको इस बैठक के एंड में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि अगर मैंने इस 4 की बात करें तो 4 के केस में मेरा आंसर कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 3 तक के बीच में। तो अगर जनरली अगर मैं n की बात करूँ तो मेरा आंसर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेके n-1। n क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यार n से अगर हो जाता तो कंप्लीटली डिविजिबल हो ही जाता, तो 0 आ जाता। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 से लेके n-1 तक के बीच में रहता है। तो ये चीज़ एक क्लियर, ये हमने एक पॉइंट किया क्लियर। ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं। अब एक और चीज़ हमें देखनी है, उसके लिए चलते हैं हम अपने आइडिया पर, इंटेलिजे पे। ठीक है, तो देखो इधर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देख रहे थे। अब मेरे को एक बात बताओ नॉर्मल सी, कि अगर मैं लिखता हूँ 8 मॉड 3, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर भी हम सबको पता है, 3 2 जा 6, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले इन सबको कर देते हैं कमेंट आउट, क्योंकि अब यार बाद में हमें मेन फोकस करना है जो अब हम देख रहे हैं उस पर। ठीक है, तो 8 मॉड 3 का हमें आंसर पता है। एक बार रन करके देख लेते हैं, 2 आ जाएगा। गुड, हाँ भैया पता है ये तो। चलो, अब मैं कह रहा हूँ मेरे को बताओ, अगर ये -8 कर दूं मैं तो अब आंसर क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो, सोचो 2 मिनट, रन नहीं करना है पर। सोच लिया। तो माइनस के केस में क्या होगा भैया, कुछ समस्या नहीं आ रहा, चलो रन करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। इस केस में आया -2। हाँ भैया समझ गए, एक नेगेटिव हो गया तो आंसर हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यही कह रहे हो, यही लग रहा है अभी। चलो रुको, अगर मैं करूँ 8 मॉड -3 तो अब क्या आंसर लग रहा है। सोचो, पहले वीडियो पॉज करो उसके बाद सोचो फिर बताओ। ठीक है, तो उस केस में क्या है, रन करके देखते हैं। इसमें 2 आ गया भैया। अरे नेगेटिव तो उसमें भी था, आप कह रहे थे कि एक नेगेटिव है तो आंसर जस्ट सेकंड में -2 आ गया। इसमें क्यों नहीं आया -2, सोचो। अच्छा अब देखो, अगर मैं दोनों को नेगेटिव कर दूं तो -8 मॉड -3, तो अब इस केस में आंसर क्या आएगा भैया, दोनों नेगेटिव है, मे बी शायद 2 आ जाएगा। देखते हैं रन करके आंसर क्या आता है। इस केस में दोबारा -2 आया। भाई ये क्या हो रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी -2, कभी 2, कभी -2। तो चलो चलते हैं स्लाइड पे, समझते हैं इसे। दूसरा पॉइंट जो मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में आप सबको याद रखना है वो ये है, जब भी किसी नेगेटिव नंबर का हम रिमाइंडर लेते हैं ना, तो हमेशा हमारे पास दो आंसर्स आते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर आता है। जैसे देखो इस केस में भी हमने देखा, माइनस का 8 लिया जब मैंने, उसका मॉड्यूलस किया मैंने 3 के साथ, तो मेरा आंसर क्या आया था, -2 आया था। भैया इसमें तो बस एक नेगेटिव आया, पॉजिटिव क्यों नहीं आया। भले ही इसने हमें एक नेगेटिव दिया, लेकिन हमें हमेशा प्रोग्रामिंग में
ध्यान रखना है कि एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, ठीक है? देखो कैसे? अच्छा भैया पहले ये तो चलो समझ गए हम, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव भी कैसे आ रहा है, वो भी तो नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, अभी समझते हैं। देखो जब मैंने लिखा है 8 मॉड 3, इसको तो आप सबको पता है इसका आंसर कैसे आता है कि 3 को डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड करना है हमें 3 से, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचा 2, 2 ऐसे आ जाता है। अब भैया जब ये माइनस का 8 मॉड 3 आ गया ना, इसमें हमें समझ में नहीं आया कि ये आंसर कैसे आया। देखो उसका ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपली माइनस के साइन को इग्नोर करो। सिंपली देखो कि दोनों पॉजिटिव है, उस केस में आंसर क्या आ रहा था, उस केस में 2 आ रहा था। अब देखो जो ये पहला ऑपरेंड है, पहला वाला, इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो लगा दिया नेगेटिव। ठीक है? ये तो हो गया भैया वो वाला आंसर जो कंप्यूटर महाशय ने हमें दिया था। लेकिन आपने तो बताया एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ये तो नेगेटिव वाला हो गया हमारा। पॉजिटिव वाला कैसे निकलेगा? पॉजिटिव वाला निकालने के लिए हमेशा जो नेगेटिव वाला आता है, उसमें जिससे मॉड्यूलस लिया है हमने, किससे लिया था 3 से, उसको हमेशा ऐड कर देते हैं। तो -2 + 3 कितना होता है हमारा? 1 होता है। तो 1 हमारा क्या है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। ठीक है? ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि नेगेटिव नंबर का जब भी हम रिमाइंडर लेते हैं, मॉड्यूलस लेते हैं, हमेशा हमारे 2 आंसर्स आते हैं। एक नेगेटिव जो हमने देखा, और दूसरा उसमें जिससे मॉड्यूलस लिया उसको ऐड करके जो आंसर आता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है हमारा। ठीक है? तो भैया चलो ये भी समझ में आ गया। लेकिन भैया वो समझ में नहीं आया कि हमने लिखा था जब 8 मॉड -3, उसका आंसर कैसे आ गया था? देखो उसमें भी सिंपली माइनस का साइन है इधर, इसको सिंपली इग्नोर करो। तुम देखो दोनों पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर क्या आता? 2 आता। 8 मॉड 3 2 होता। अब देखो पहले वाले का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं, पॉजिटिव है, इसे पॉजिटिव ही रहने दो। मतलब क्या है, सिंपली 2 ही मेरा आंसर है। और देखो इसमें 2 ही आया था मेरा। 8 मॉड -3 का आंसर मेरा क्या आया था, 2 आया था। और ऐसे ही देखो, अगर मैं लिखता हूँ माइनस का 8 मॉड -3, तो मैंने क्या बताया, नेगेटिव साइन को भूल जाओ। सिंपली देखो 8 मॉड 3 का आंसर क्या होता, 2 होता। इसका साइन क्या, नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन लगा दिया। ठीक है? तो पता चल गया नेगेटिव के केस में हम कैसे मॉड्यूलस लेते हैं, कैसे काम करता है। जो फर्स्ट ऑपरेंड होता है उसका साइन लगा देते हैं, और सिंपली ऐसे निकालते हैं जैसे दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है? जो नॉर्मल आंसर आ रहा है वो रखते हैं, और जो फर्स्ट ऑपरेंड का साइन होता है वो लगा देते हैं। ये हो गया एक शॉर्टकट वाली बात जो आपको बताऊं, क्योंकि अभी इतना ही जानना हमारे लिए बहुत है, इसके पीछे का लॉजिक अभी जानने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो मेन बात ध्यान रखनी है वो हमेशा ये, जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर का मॉड ले रहे होंगे, हमारे हमेशा 2 आंसर्स मिलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वाला तो हमने देख लिया कैसे आ रहा है, नॉर्मल लगाया और पहले वाले का साइन लगा दिया ऑपरेंड का। लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे आता है, उसी नेगेटिव रिमाइंडर में जब हम जिससे मॉड्यूलस ले रहे हैं, जैसे 3 से ले रहे थे, तो हमने 3 को ऐड कर दिया था, तो वो आ गया हमारा पॉजिटिव। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है? तो भैया सेकंड पॉइंट भी क्लियर, बड़े मियाँ के बारे में। अब बात करते हैं एक थर्ड पॉइंट की। उससे पहले एक थोड़ा-सा डिवीज़न और देखते हैं, ठीक है? मान लो आपको एक बहुत बड़ा-सा नंबर है 1, 2, 3, 4, ठीक है? इसको डिवाइड करते हैं 10 से। तो इधर लिख दिया मैंने 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 10, और 1, 2, 3, 4 हमारा क्या मिलता है हमें? देखते हैं। तो भैया 10 से अगर डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा हमारा 1 2 3 टाइम्स, 123 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 0, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपली पता है इधर क्या है, जब दोनों इंटीजर होते हैं तो डिवीजन है, क्वोशिएंट की तरह काम करता है, तो इधर आ जाएगा 1 2 3 और रिमाइंडर अपना 4 आया। ठीक है भैया, इसमें क्या था, कुछ नहीं था। इससे क्या बताना चाहा आपने? रुको एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो 1 2 3 4 को मैंने डिवाइड किया 100 से। ठीक है, 100 से, तो 100 से कितनी बार जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा भैया। तो आ जाएगा 1 2 0 0, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 34। मतलब 1 2 3 4 को जब मैंने डिवाइड किया 100 से, तो क्वोशिएंट क्या है मेरा, 12। और जब मैंने 1 2 3 4 का मॉड लिया 100 से, तो रिमाइंडर क्या आया मेरा, 34। अब कुछ ऑब्जर्व करो, मैंने देखो इधर ये चीज़ लिखी है, इधर ये चीज़ लिखी है। इनमें कुछ पैटर्न सा या फिर कुछ दिखने, कुछ समझ से आ रहा है? वीडियो को पॉज़ करो एक बार और ज़रा ध्यान से देखो, ऑब्ज़र्व करो, कुछ पैटर्न सा दिख रहा है क्या? देखो ध्यान से। जब मैंने 10 से डिवाइड किया था 1 2 3 4 को, तो मेरे को आंसर क्या मिल रहा था, 1 2 3। एक तरीके से मेरा 4 गायब हो गया। और जब मैंने 100 से 1 2 3 4 को डिवाइड किया था, तो क्वोशिएंट में मुझे क्या मिला था, 12। मतलब ये 2 डिजिट्स गायब हो गई, 3 4। देख रहे हो? मतलब इन शॉर्ट,
जब भी मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ 10 से या 100 से, तो जितनी ज़ीरो होती है उसमें, जैसे 10 में 1 ज़ीरो है तो उतनी डिजिट इसने गायब कर दी पीछे से, 1 2 3 बना दिया। 100 में 2 ज़ीरो है, जब इसको डिवाइड किया मैंने 1 2 3 4 को 100 से, तो उसने लास्ट की 2 डिजिट्स गायब कर दी। आंसर क्या था? 12 आ गया मेरा। सिमिलरली मॉडुलस का देखो, मॉडुलस का, जब मैंने 1 2 3 4 का मॉड लिया 10 से, 10 में क्या है 1 ज़ीरो है, तो उसने क्या लास्ट की डिजिट दे दी मेरे को 4। देख रहे हो? 4 दे दिया। और जब 1 2 3 4 को मैंने मॉड लिया 100 से, 100 में 2 ज़ीरो है, तो उसने मुझे क्या दे दी? लास्ट की 2 डिजिट्स दे दी। तो अगली चीज़, नेक्स्ट पॉइंट हमें ये याद रखना है, ठीक है? कि अगर मेरे को कोई नंबर गिवन है, उसका मेरे को लास्ट डिजिट चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, उसका मॉड्यूलस ले लूँगा 10 से, वो मेरे को क्या दे देगा? लास्ट डिजिट दे देगा। क्यों? क्योंकि 10 में 1 ज़ीरो आता है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो लास्ट डिजिट के लिए 10 से। अगर लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए तो मॉड किससे लेना पड़ेगा? 100 से। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए, 2 ज़ीरो होनी चाहिए एक तरीके से याद रखने के लिए, ठीक है? और अगर मेरे को नंबर में से लास्ट डिजिट हटानी है तो डिवाइड करूँगा 10 से, अगर 2 डिजिट्स हटानी है तो डिवाइड करूँगा 100 से। तो ये चीज़ क्लियर? तो देखो, चलते हैं मॉड्यूलस का ज्ञान। जो जितने भी अभी मैंने पॉइंट्स बताए वो सब मैंने इधर आपके लिए नोट डाउन कर रखे हैं फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि ये चीज़ हमें याद रखनी है। दोबारा अगेन आई एम सेइंग, मॉड्यूलस हमारा क्या है? बड़े मियाँ है। इसकी आपको महिमा भले ही अभी पता चले या ना चले, ये बहुत काम का अरिथमेटिक ऑपरेटर है। साइक्लिक प्रॉपर्टी में आगे बहुत यूज़ आएगा। अभी साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, धीरे-धीरे कोर्स में जानेंगे क्या होता है। लेकिन आज के लेक्चर के लिए बस ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि मॉड्यूलस ऑफ अ नंबर बाय n ऑलवेज गिव्स आंसर इन द रेंज 0 टू n माइनस 1, बोथ इंक्लूसिव है, 0 भी n माइनस 1 भी, ठीक है? जो हमने फर्स्ट पॉइंट कवर किया था कि 4 से अगर मैं मॉड ले रहा हूँ तो मेरा आंसर आइदर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। बस यही 4 पॉसिबल है, ठीक है? पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। और मॉडुलस ऑफ नेगेटिव नंबर ऑलवेज गिव्स टू आंसर, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, ठीक है? जैसे कि माइनस का 8 मॉड 3 है, नॉर्मल केस में अगर इसको करना है तो कैसे करना है? 8 मॉड 3 का आंसर 2 होता है। अब देखो फर्स्ट में क्या है, नेगेटिव का साइन है तो उधर नेगेटिव लगा दिया, -2 आंसर, ठीक है? ये तो हो गया नेगेटिव वाला आंसर। पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, जो नेगेटिव वाला है उसमें है जिससे हमने मॉडुलस लिया होता है सेकंड ऑपरेंड 3, उसको ऐड कर देते हैं, तो -2 + 3 1 हमारा पॉजिटिव आंसर हो गया, ठीक है? और हमने तीसरा पॉइंट क्या देखा, अगर मेरे को लास्ट डिजिट चाहिए ऑफ अ नंबर की, किसी भी नंबर की, तो क्या करते हैं, सिंपली मॉड्यूलस ले लेते हैं उसका 10 से। अगर लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए तो मॉड्यूलस किससे ले लेते हैं? 100 से। सिमिलरली अगर लास्ट 3 डिजिट्स चाहिए मेरे को तो मॉड्यूलस किससे ले लेंगे? बताओ, बताओ, बताओ? बिल्कुल सही, 1000 से। क्यों? क्योंकि लास्ट 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरो होनी चाहिए एक तरह से, तो 1000 से मॉड। सिमिलरली अगर मेरे को लास्ट डिजिट रिमूव करनी है नंबर की, तो क्या कर दूँगा, सीधे डिवाइड कर दूँगा 10 से। अगर लास्ट 2 डिजिट्स हटानी है मेरे को पीछे से नंबर की, तो डिवाइड कर दूँगा 100 से। 3 हटानी है तो डिवाइड कर दूँगा 1000 से, एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये ट्रिक की तरह, क्योंकि आगे अभी भले ही आपको छोटी-छोटी लग रही हो, लेकिन आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आती हैं ये चीज़ें, ठीक है? तो फाइनली हमने अपने मॉडुलस ऑपरेटर का भी ज्ञान ले लिया। हमने मॉडुलस से रिलेटेड बहुत सारे अभी छोटे-छोटे पॉइंट्स देखे। ये पॉइंट्स आपको भले ही अभी छोटे से लग रहे हों, लेकिन जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, इन पॉइंट्स की वजह से क्वेश्चन हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना है, मॉडुलस ऑपरेटर क्या है, हमारे बड़े मियाँ ऐसे नहीं कहते, इसकी महिमा अपरंपार है। अभी तो आपको इसके आगे और यूज़ केसेस पता चलेंगे, ठीक है? आगे हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे इसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी और बहुत कुछ, ठीक है? तो मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में इतना ही। तो इधर हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हुए कंप्लीट। हमें बस इतना ही डिस्कशन अभी के लिए नीडेड है इसमें। एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, अगेन डिवीजन का ध्यान रखना है, क्योंकि डिवीजन का बिहेवियर डिपेंड करता है ऑपरेंड्स पे, कि अगर एक इंटीजर है और उसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें उसे, तो हमेशा आंसर हमारा क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में होगा कि हमें कभी नीड होगी कि मेरे को पूरा प्रॉपर एक्चुअल डिवीजन का आंसर चाहिए, तो उस केस में मेरे को ध्यान रखना है कि मैं जो अपना एटलीस्ट वन ऑपरेंड उसको कैसा रखूंगा, डेसिमल पॉइंट में रखूंगा, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट रखूंगा, ठीक है? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर्स की कैटेगरी पे मूव करें। तो चलिए, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगेन जो मैं हर बार कहता हूँ, चीज़ों को उनके नाम से हमें रिकॉग्नाइज करना है, उन्हें याद करना है, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट मतलब कुछ असाइन करने से रिलेटेड। तो ऐसे ऑपरेटर्स
जो वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को। देखो मैंने लिख भी रखा है, असाइन्स वैल्यू टू अ वेरिएबल। वेरिएबल हमने देखा था एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है जो कभी डेटा स्टोर कर रहा होता है या फिर कभी उस डेटा का एड्रेस स्टोर करता है। तो उसको स्टोर कराने में उस कंटेनर में, उस वेरिएबल में कौन यूज़फुल होते हैं, कौन मदद करते हैं? हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की मदद से हम उनमें वैल्यू स्टोर कर पाते हैं। इसका देखो सिंबल क्या होता है? इक्वल्स। ठीक है? अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स 10, मतलब a एक वेरिएबल है जिसके अंदर मेरा 10 स्टोर हो जाता है, असाइन कर देता है वैल्यू। तो आओ उसको अच्छे से प्रैक्टिकल देखते हैं अपने आईडीई पे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 2। जब हम छोटे थे, हम मैथ्स में ऐसे लिखते थे अगर x इक्वल टू 2 तो उसका मतलब क्या होता था? भैया उसका मतलब तो ये होता था कि x मेरा 2 के बराबर है। लेकिन अब हमने देखा है इन प्रोग्रामिंग क्या होता है, अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू, इसका मतलब x जो वेरिएबल है कंटेनर है, मैं उसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ? उसमें 2 स्टोर कर रहा हूँ। उस कंटेनर में मैं 2 एज़ अ वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? तो इक्वल्स का मतलब हमारी प्रोग्रामिंग में कुछ और होता है, असाइन करना होता है। और जब हम मैथ्स पढ़ते थे बचपन में उसमें क्या होता था? बराबर होना, ठीक है? अभी देखेंगे प्रोग्रामिंग में बराबर होना कैसा होता है। वो अभी आगे कवर करेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स में। तो हमें ये तो पता चल गया। अब देखो थोड़े और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है? सबसे पहला, देखो अगर मेरे को एक x वेरिएबल है और मैं चाहता हूँ उस x वेरिएबल में मैं 3 ऐड कर दूँ और फिर दोबारा x में असाइन कर दूँ, तो मैं कुछ ऐसे ही लिखूँगा कि x प्लस 3 और वो असाइन कर दूँगा मैं दोबारा x में। तो अब अगर मैं x को प्रिंट करूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? भैया ऑब्वियस सी बात है, x में पहले 2 था, अब हमने उसमें 3 और ऐड करा, फिर उसी में डाल दिया, तो 2 प्लस 3, अब x में हमारा 5 होगा, तो 5 आ जाएगा। वेरी गुड, 5 आ गया। अब देखो इसी का ही एक शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है? इसी को जो हमने लिखा है ना कि x में कुछ जोड़ो और फिर दोबारा x में डाल दो, तो उसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x प्लस इक्वल टू 3, ठीक है? मेरे को इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कर दिया मैंने कमेंट। देखो अब मैं इसको रन करूँगा ना, इसका भी आउटपुट देखो 5 ही आएगा। तो देखो मैंने रन किया तो 5 ही। इसका मतलब क्या होता है? ये बिहाइंड द सीन एग्ज़ीक्यूट ऐसे ही होता है कि x में 3 ऐड करो और फिर दोबारा x में असाइन कर दो। तो ये तो हो गया प्लस का। तो सिमिलरली भैया ऐसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न का भी होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल होशियार हो गए आप सब। सिमिलरली ऐसे ही मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन सब में होता है। तो अगर मेरे को करना हो कि मैं चाहता हूँ कि x में से 4 माइनस कर दो और फिर दोबारा उसको x में असाइन कर दो, तो मैं कुछ ऐसा लिखूँगा कि x में से 4 माइनस करो और फिर x में असाइन कर दो। इसी का ही शॉर्ट हैंड क्या है? इसी का ही शॉर्ट हैंड हो जाता है कि x माइनस इक्वल्स टू 4। ये जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाले जब यूज़ करते हैं, जब मेरे को उसी वेरिएबल में कुछ ऑपरेशन परफ़ॉर्म करके दोबारा उसी में ही असाइन करना हो, ठीक है? जब ये ऑपरेटर्स काम आते हैं, तो देखो पहले 2 था, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 में से 4 माइनस करके दोबारा x में डाल दो, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? -2 आ जाएगा। देखो -2 आ गया। सिमिलरली ये क्या होता है? ऐसे ही मल्टीप्लाई अगर मेरे को करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि x में कुछ मल्टीप्लाई करूँ और फिर दोबारा x में डाल दूँ, तो ऐसे लिखूँगा। इसी का ही शॉर्ट हैंड क्या हो गया? x इंटू इक्वल्स टू 2, ठीक है? तो देखो इसकी ज़रूरत है नहीं मेरे को, अब ये शॉर्ट हैंड है तो सही। तो ये क्या करेगा? x में पहले 2 पड़ा है, 2 में मल्टीप्लाई करेगा 2 का, फिर उसे दोबारा x में डाल देगा कंटेनर में। तो रन करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसमें पता है बस एक चीज़ की ध्यान देनी है, ये हमने लिखा है x मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना x इक्वल टू मल्टीप्लाई 2, तो देखो ये गलत है, देखो ये एरर दे रहा है, क्योंकि ऐसा कोई ऑपरेटर ही नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर वैलिड नहीं है, ये सिंटैक्स के हिसाब से गलत है, ठीक है? क्योंकि अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं इसको लिखने में। पहले क्या आता है? पहले अरिथमेटिक वो ऑपरेटर आता है जो हमें परफ़ॉर्म करना है, उसके बाद इक्वल आता है। ये है एक प्रॉपर जो कंपाइलर अलाउ करता है, ठीक है? तो ये भी हो गया। सिमिलरली अगर डिवाइड करना हो तो डिवाइड भी ऐसे हो जाता है कि अगर मैं चाहता हूँ x में जो है उसका डिवाइड कर दो 2 से और फिर दोबारा उसे x में डाल दो, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 1 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2। लेकिन हमें पता भी है इतना बड़ा क्यों लिखेंगे जब हमें x में ही डालना है, तो इसलिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा यूज़ आता है कि सिंपली ऐसे लिख देते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ये काम ऐसे ही कर रहा होता है। तो अगर मैं करूँगा इसको रन तो भी आंसर क्या आएगा? मेरा 1 आएगा, ठीक है? तो ये हमने देखे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनको तो यार जल्दी-जल्दी कवर करना है ऑपरेटर, जिससे आगे हम अपनी एक्चुअल कोडिंग जर्नी हमने अपनी स्टार्ट कर सकें, एक्चुअल अच्छे से प्रॉब्लम्स डीएसए की सॉल्व कर सकें। ठीक है? ये तो बस एक ज़रा से टूल्स हैं। हम जो चाहते हैं उनको परफ़ॉर्म करने के लिए कि अगर मेरे को कहीं ऐसे काम करना है फटाफट जल्दी कि 2 का मल्टीप्लाई करके दोबारा उसमें, तो मैं ऐसे लिखूँगा। तो इसलिए हम इनको अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है?
तो इधर हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कंप्लीट हुए। अब आप सबको शायद ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा। थोड़ी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा-सा बस प्रैक्टिकल देख लेते हैं। भैया आपने तो कहा था हम इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो थोड़े क्वेश्चंस कर लें अभी, थोड़ा मज़ा सा आए। तो चलो, थोड़े से जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड अब एक आध इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं, बढ़िया से, ठीक है? तो देखो ये क्लास बना रखी है मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस की, प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चंस लाया हूँ मैं। ऐसे-वैसे क्वेश्चंस नहीं है, ये कंपनीज़ में एक्चुअल इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ऑपरेटर से रिलेटेड, ठीक है? तो इनको ध्यान से बिल्कुल सीरियस होके हमें करना है। एक चीज़ जो आप सबसे मैं चाहूँगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो देखने से पहले उसको आपको खुद ज़रूर सॉल्व करना है एक बार खुद से, ठीक है? एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करना ही है। ये नहीं बिना ट्राई नहीं, पहले एक बार गिव अप ऐसे ही नहीं कर देना, पहले खुद कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है? तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1 है हमारा स्वैप 2 इंटीजर वैल्यूज़ विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, ठीक है? क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब इधर पहले वीडियो को पॉज़ करो और इसको खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है? तो आइए चलते हैं स्लाइड पर। तो होप आप सबने क्वेश्चन पढ़ा होगा और इसको ट्राई करने की ज़रूर कोशिश की होगी, ठीक है? तो आइए सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, देखो कह क्या रहा है? हमें 2 वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है? वेरिएबल मतलब एक कंटेनर, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर मान लो 2 है। ये दूसरा वेरिएबल है b जिसके अंदर मान लो हमारा 3 है, ठीक है? अब हमें क्या करना है? हमें करना है इस वेरिएबल के अंदर आ जाए 3 और इस वेरिएबल के अंदर आ जाए 2, मतलब इन दोनों को हमें क्या कर देना है? एक्सचेंज कर देना है, 3 इधर आ जाए और 2 इधर आ जाए, ठीक है? ये हमें करना है। तो भैया आप सबके दिमाग में क्या आ रहा है? भैया इतनी सी बात है, एक नया कंटेनर ले लेते हैं। अभी हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? सबसे पहला अप्रोच, अप्रोच फर्स्ट क्या दिमाग में आ रही है? भैया एक नया कंटेनर ले लेते हैं, तीसरा कंटेनर। ये तो ए है हमारा, ये हमारा बी है, ठीक है? एक नया कंटेनर ले लेते हैं टेम्प नाम से एक, या फिर ठीक है, कुछ नाम से ले लिया। इसमें क्या करेंगे? इसमें अभी 2 पड़ा है, इसमें 3 पड़ा है, तो सबसे पहले जो ए की वैल्यू है उसको टेम्प में रख देंगे, ठीक है? ए की वैल्यू टेम्प में, तो इधर आ गया 2, और जो बी की वैल्यू है उसको उसमें रख देंगे, इधर आ जाएगा 3, और फिर दोबारा जो टेम्प की वैल्यू है उसको बी में रख देंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2। तो ऐसे देखो हमारी वैल्यूज़ हमारी स्वैप हो गई। लेकिन आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में क्या था? विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। हमने जो एक टेम्प एक नया वेरिएबल ले लिया है ना, हमें इसको यूज़ नहीं करना। तो ये हो गया हमारा अप्रोच फेल। तो अब आप सबके मन में आ रहा होगा सेकंड अप्रोच। वो अगर आप सबने पढ़ा हो, आप में से बहुत लोग जानते होंगे बिटवाइज़ ऑपरेटर्स, कि यार भैया ये तो सीधे डायरेक्ट हम बिटवाइज़ ऑपरेटर से कर देते हैं एक्सओर की मदद से। जी हाँ, बिल्कुल हो जाता है, इसका एफिशिएंट वे है सॉल्व करने का। लेकिन अभी हमने बिटवाइज़ ऑपरेटर कवर नहीं करे ना, मैं चाहता हूँ आप ये अरिथमेटिक ऑपरेटर से सॉल्व करो, उनका यूज़ करके। और एक हिंट दूँ, प्लस माइनस का सिंपली यूज़ करके सॉल्व करो। ठीक है? अब दोबारा एक बार वीडियो पॉज़ करो और दोबारा सॉल्व करने का ट्राई करो। तो देखो, उसको अगर मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस से सॉल्व करूँ, तो देखो अभी मुझे नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना। अगेन जो हमारी ये सीरीज़ है, इसका मेन एम क्या है? हमें वो इंट्यूशन, वो थॉट प्रोसेस डेवलप करना सीखना है क्वेश्चन का। ठीक है? लोग तो बहुत सारे होंगे जिनको आप में से बहुत लोग भी जानते होंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a इक्वल टू a प्लस बी देन b इक्वल टू a माइनस बी करके ऐसे-ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ये एक तरह से रटने वाली चीज़ हो गई। हम इसका थॉट प्रोसेस देखेंगे, ऐसा करते क्यों हैं? अभी मैंने नहीं पता क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपको भी नहीं पता मान के चलो। अब देखते हैं, मुझे बस ये सॉल्व करना है। ठीक है? तो चलो शुरू करें? अब मान के चलो मेरे पास 2 वैल्यू हैं, एक a और एक b, और मैं इन दोनों वैल्यू को ऐड करता हूँ। मैं करता हूँ a प्लस बी, और मेरे को a प्लस बी सॉल्व करने पे मिलता है मान लो आंसर सम। ठीक है? कि a प्लस बी इक्वल होता है मेरे सम के। तो अगर मैं बात करूँ a की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकालूँ तो a की वैल्यू क्या होगी? भैया ऑब्वियस सी बात है, सम माइनस b होगी, क्योंकि सम क्या है? इन दोनों का एडिशन है। तो अगर मैं सम में से b की वैल्यू माइनस कर दूँगा तो a मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं b चाहता हूँ तो b की क्या वैल्यू होगी? सम में से भैया सिंपली माइनस कर दो a। ठीक है? तो ये चीज़ देखो ध्यान से, कि अगर मैं a चाहता हूँ, a की वैल्यू क्या होगी? सम माइनस b चाहता हूँ तो b की वैल्यू क्या होगी? सम माइनस a। अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्या करना था? मुझे क्वेश्चन में करना था कि a में किसकी वैल्यू आ जाए? a में वैल्यू आ जाए मेरी b की, और b में किसकी वैल्यू आ जाए? b में वैल्यू आ जाए मेरी a की। देखो एरो ऐसे बनाते हैं सबसे बढ़िया, ये सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि a में वैल्यू आ जाए b की।
और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू अभी हमने देख ली कि बी की वैल्यू किसके बराबर है, सम माइनस ए के, ठीक है। और ए की वैल्यू किसके बराबर है, सम माइनस बी के। तो कहीं न कहीं अगर मैं इन दोनों का सम निकाल लूँ, इन दोनों की वैल्यूज़ का, और उस सम में से मैं a को माइनस कर दूँ, वो इसमें असाइन कर दूँ दोबारा a में, तो ऑटोमैटिकली उसमें किसकी वैल्यू चली जाएगी, b की। सिमिलरली जो मैंने सम निकाला है, अगर उस सम में से मैं b की माइनस करके दोबारा b में ही असाइन कर दूँ, तो ऑटोमैटिकली b में किसकी वैल्यू चली जाएगी, a की। देखो अब इसको प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, ठीक है? मान लो देखो यही वाला कंसीडर करते हैं, a में क्या है मेरा अभी 2 है, ठीक है? और दूसरा वेरिएबल क्या है, बी, जिसमें वैल्यू क्या है मेरी 3 है। अब मैं मान के चलता हूँ मैंने एक और वेरिएबल ले लिया सम। भैया आपने तो कहा था विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। अरे रुको, पहले एक बार देखो, कॉन्सेप्ट समझो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। इस सम में मैंने क्या डाला है, ए प्लस बी डाला है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, 2 प्लस 3 दैट इज 5। अब मैंने क्या कहा, भैया मेरे को ए में लानी है बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है, सम माइनस ए, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसमें मैं असाइन कर दूंगा सम माइनस ए, ठीक है। सम में ऑलरेडी क्या है, ए प्लस बी है, सम की वैल्यू क्या है, सम ये ए प्लस बी का ही तो था, ये ए प्लस बी तो है, तो सम है ए प्लस बी, इसमें मैंने माइनस कर दिया ए, ठीक है। तो ए से ए कट गया, तो ऑलरेडी मेरा ए में क्या आ गया, बी आ गया। दैट इज अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने क्या करा था, 5 माइनस, और ए था 2, तो 5 माइनस 2 मैंने 3 दोबारा डाल दिया था ए में, तो देखो ए में अब 3 आ गया, वैल्यू स्वैप हो गई इसकी। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूँ, बी में मैं क्या करूँगा, सम माइनस बी, ठीक है। सम का मतलब भैया ए प्लस बी था, और इसमें से मैंने क्या कर दिया, बी माइनस, तो देखो ऑटोमेटिकली ये क्या आ गया, ए आ गया। तो देखो अगर इसके हिसाब से देखें तो सम क्या था, सम था मेरा 5, और बी में क्या था मेरा 3 था। तो जब मैंने सम में से 5 में से 3 को माइनस करा तो क्या है, 2 आया, 2 मैंने असाइन कर दिया था बी में, ठीक है। तो देखो स्वैप हो गया, ए में क्या आ गया, 3 आ गया, और बी में क्या आ गया, 2 आ गया। भैया चलो ये तो समझ में आ गया हमें, लेकिन आपने तो थर्ड वेरिएबल इसमें यूज कर लिया ना। अरे तो अब देखो, अब थर्ड वेरिएबल यूज करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो मैंने ये सम लिया, मैंने एक तीसरे वेरिएबल में लिया, इसको मैं डायरेक्ट ए में भी तो लिख सकता हूँ। अगर मैं सबसे पहले लिख दूं ए इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। देखो मान के चलो ए में क्या है, 2 है, और बी में क्या है, 3 है इनिशियली, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने कर दिया ए में असाइन कर दो ए प्लस बी, तो ए में कितना आ गया, 2 प्लस 3 5, ठीक है। अब भैया आप क्या करोगे, अब देखो मेरे को एक तरह से सम मिल चुका है, तो मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मतलब बी में आराम से ए को रख सकता हूँ। तो बी में मैं ए कैसे रखूंगा, अब ए मेरा सम की तरह है, तो अगर मैं ए में से, जो कि अब ये सम की तरह है, इसमें से अगर मैं बी माइनस कर दूँ, तो ऑलरेडी मेरा क्या क्या हो जाएगा, ए में क्या है, 5 है, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2। हम मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया मेरे बी में। तो देखो बी में 2 आ गया, ए की वैल्यू आ गई 2। अब सिमिलरली चलो बी तो स्वैप हो गया भैया, अब ए में दोबारा देखो, ए में सम ही पड़ा है, सम 5 है। अब 5 माइनस अगर मैं क्या कर दूं, बी कर दूं, बी में तो क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई ना मेरी, तो अगर मैं दोबारा करता हूँ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में क्या है मेरा 5 है, बी में क्या है मेरा 2 है। 5 माइनस 2 करूंगा तो क्या हो जाता है, 3 आ जाता है, वो मैंने किस में रख दिया, ए में। तो देखो मेरी वैल्यू स्वैप हो गई, ए में पहले क्या था, 2 था, अब क्या है 3 है, बी में क्या था, पहले 3 था, अब क्या है देखो 2। तो बस देखो 3 स्टेप में मेरा ये क्वेश्चन खत्म, था बिल्कुल ईजी। तो देखो इसको एक बार प्रैक्टिकली इधर भी करके देख लेते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना, हमें दो वेरिएबल्स गिवन है 3 और 5, सिंपली हमें क्या लिखना है, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। फिर b इक्वल टू हमें क्या लिखना है, a माइनस बी, फिर दोबारा a इक्वल टू हमें क्या लिखना है, a माइनस बी, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट a और प्रिंट b, तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो a में पहले था 3, लेकिन जब a को अब मैंने स्वैप के बाद करा तो अब क्या है इसमें 5। b में क्या था पहले 5, लेकिन अब क्या है आफ्टर स्वैपिंग 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर, तो समझ में आया। हमने पीछे देखा एक्चुअली, दिमाग में ये चीज़ आई कैसे होगी, ये 3 स्टेप आए कैसे होंगे, उसके पीछे का हमने ये देखा, इंट्यूशन देखा, थॉट प्रोसेस देखा, तो लगा अच्छा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप में से बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी देखा होगा, या फिर समझ में आ गया होगा, या फिर हो गया होगा, तो उन्हें तो बिल्कुल ये कुछ लगा ही नहीं होगा, अरे भैया ये तो बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन था, बिल्कुल ही हलवा था। लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार ये देखा हो, और जब मैंने कहा था वीडियो पॉज़ करके खुद ट्राई करो, तो शायद आप पे ना हुआ हो, आपको वीडियो देखनी पड़ी हो। तो देखो, इस सिचुएशन में डिमोटिवेट नहीं होना है हमें।
एक चीज़ है जो मैं सबसे कहता हूँ और आज आपसे कहूँगा, जब हम छोटे थे, नर्सरी में थे, तब हमें एबीसीडी बहुत कठिन लगती थी, नहीं लगती थी, मुश्किल लगती थी, नहीं लगती थी। लेकिन जब हम नर्सरी से थोड़ी बड़ी क्लास में आए और थोड़ी बड़ी क्लास में आए, तो वही एबीसीडी हमें क्या लगने लग गई, बहुत ईज़ी, बहुत सिंपल। ठीक है? तो यही जिन लोगों को ये हलवा लग रहा है, वो शायद थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें थोड़ा प्रोग्रामिंग वो कर चुके हैं। आपने आज शुरुआत करी है, ठीक है? तो एक दिन वो भी आएगा जब हम उनके लेवल पे होंगे, वो दिन दूर नहीं है। बस डिफरेंस ये है, हमने थोड़ा आज लेट स्टार्ट किया है, हम भी पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है? तो इसी माइंडसेट के साथ चलना है, डिमोटिवेट होना नहीं है, बस ये देखना है समझ में तो आया ना? हाँ, बिल्कुल। भले ही वीडियो देखनी पड़ी हो, उन्हें भी तो कभी कुछ देखना पड़ा होगा जिनको ये चीज़ें आती है। तो बस यही याद रखना है और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है? नो डिमोटिवेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? या फिर यार भैया नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और कैटेगरी देख लेते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है? तो ऑपरेटर की नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, हमारी ऑपरेटर की नेक्स्ट कैटेगरी है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अगेन नाम से कनेक्ट करो, रिलेशनल ऑपरेटर, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स जो रिलेशन से रिलेटेड लाइक कुछ कंपैरिजन वगैरह से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग में भी तो कंपैरिजन की नीड पड़ती होगी, तो ऐसे ऑपरेटर्स ये क्या करते हैं परफॉर्म्स द कंपैरिजन, ठीक है? कि ये क्या हो गया सिंबल ग्रेटर दैन, ये लेस दैन, ये ग्रेटर दैन इक्वल, ये लेस दैन इक्वल, ये इक्वल्स। अभी हमने देखा था जब मैथ्स में हम लिखते थे सिंपल इक्वल उसका मतलब होता था बराबर होना, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या है डबल इक्वल्स लगाना पड़ता है उसका मतलब होता है इक्वल्स, ठीक है? और ये होता है हमारा साइन नॉट इक्वल्स का, ठीक है? तो इसको भी एक बार देख लेते हैं आईडीई पे। तो ये रहे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है? तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में ये कैसे काम करते हैं? देखो जैसे कि मैंने मान लिया एक वेरिएबल जिसमें लिखा मैंने 3 और एक वेरिएबल लिया बी जिसमें मैंने क्या लिखा 6, ठीक है? तो अब मैंने करा साउट, मैंने करा ए ग्रेटर देन बी है। क्या कह रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ क्या ए मेरा बड़ा है बी से? तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ कंपैरिज़न करने की तो आप क्या कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूँ ए बड़ा है बी से तो आप क्या कहोगे? हाँ या ना ही तो कहोगे? मतलब ट्रू और फ़ॉल्स? तो देखो इसको रन करूँ तो देखो इसने क्या कह दिया फ़ॉल्स नहीं, इसने कर दिया मना। आप भी कहते हैं नहीं है, इसने भी कह दिया फ़ॉल्स नहीं है। तो एक चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है रिलेशनल ऑपरेटर्स का हमेशा जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है एक बूलियन वैल्यू होती है। बूलियन का मतलब ये ट्रू और फ़ॉल्स में आंसर देते हैं हमारे। आइदर हाँ या ना मतलब ट्रू या फिर फ़ॉल्स, ठीक है? तो जैसे इस केस में 3 मेरा ग्रेटर था 6 का तो आंसर आ गया नहीं फ़ॉल्स, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं लिखूँ क्या मेरा जो ए है वो अगर लेस देन बी है क्या? तो ये क्या कहेगा? क्या मेरा 3 लेस देन 6 है? आंसर क्या आएगा? हाँ, येस तो देखो ट्रू आ गया, ठीक है? अब अगर मैं कहूँ शाउट क्या मेरा 4 इक्वल है 4 के? तो भैया 4 तो 4 के बराबर होता है, तो ये क्या कहेगा? हाँ, ट्रू है, तो देखो ट्रू आ गया, ठीक है? अगर मैं कहूँ क्या मेरा 4 नॉट इक्वल है 5 के 4 और 5 इक्वल नहीं होते? जी हाँ, बिल्कुल नहीं होते। तो देखो ये क्या देगा ट्रू, ठीक है? और अगर मैं कहूँ क्या 4 और 5 इक्वल होते हैं? तो वो क्या कहेगा फ़ॉल्स नहीं होते हैं भैया, ठीक है? अब मैं कहूँ 4 इक्वल टू 5 होता है क्या? तो उसने कह दिया फ़ॉल्स, ठीक है? बस देखना है कि चीज़ें क्या होती है, कैसे काम करती है। इन पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मेन हमें किस पे ध्यान देना है? इनकी मदद से हमें अपनी लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान देना है। जो हम क्वेश्चन्स कर रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन्स, पज़ल्स, मॉड्यूलस का जो ज्ञान दिया था, वो था बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें आगे क्वेश्चन्स में मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इतनी मेहनत करके मैं ऐसे ही थोड़ी ना लिख के लाया, कुछ ना कुछ यूज़ होंगी, काम की चीज़ें हैं सब, ठीक है? तो ध्यान रखना है हमें। तो देखो इस पे भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं, ये सब तो बाकी वही चीज़ है कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू ये तो सब इन पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो दोबारा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन 2 क्या था? क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? चेक वेदर अ नंबर इज़ इवन और नॉट विदाउट यूजिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है? एक बार वीडियो को करो पॉज़ और अब खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है? तो ये आ गए हम अपनी स्लाइड पे। होप आपने वीडियो पॉज़ करके ट्राई किया होगा। चलिए अब मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक नंबर गिवन होगा, हमें उसे बताना है कि वो इवन है कि नहीं है, ठीक है? ये हमें बताना है। भैया बहुत ईज़ी सी चीज़ है, ये तो सिंपल सबसे पहले जो हम सबके दिमाग में क्या आ रहा है? भैया सिंपल क्या करेंगे? नंबर इवन चेक करना है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस नम को मॉड ले लेंगे, उसका रिमाइंडर देखेंगे 2 से अगर वो 0 आ गया, तो इसका मतलब वो क्या कहते हैं इवन है, वरना इवन नहीं है, ठीक है?
लेकिन अगेन क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा आपने। क्वेश्चन में क्या था? आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ ही नहीं कर सकते। अरे भैया यार, जो सोचते हैं आप वही कह देते हो क्वेश्चन में ये मना है। इसलिए तो कह रहा हूँ, अब दोबारा सोचो। काफ़ी हद तक आप सही जा रहे हो, लेकिन मॉडुलस के अलावा सोचो। मॉडुलस मतलब मेरे को रिमाइंडर नहीं लेना 2 से कि 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब दोबारा सोचो। चलो हिंट देता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करने हैं, सोचो। तो चलो मैं बताऊँ? देखो, डिवीज़न ऑपरेटर का एक बढ़िया चीज़ क्या थी? वो ऑपरेंड्स के बेसिस पे बिहेव करता था, ठीक है? कि अगर मेरा दोनों इंटीजर हैं, तो हमेशा आंसर क्या आ जाता है? इंटीजर आता था। ये चीज़ देखो अब काम आएगी। कैसे? अगर देखो भैया मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो आंसर क्या आता है भैया? मेरा 2.5 नहीं आता, मेरा आंसर क्या आता है? 2 आता है। और अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो मेरा आंसर क्या आता है? तो भी आंसर 2 आता है। मतलब समझ रहे हो? 4 क्या था मेरा? इवन नंबर था। 5 क्या था मेरा? 5 मेरा इवन नहीं था, वो क्या था? मेरा ऑड था। तो मतलब प्रोग्रामिंग में जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ इंटीजर को, तो वो इवन के केस में तो परफेक्टली हाफ में डिवाइड हो जाता है, मतलब 4 का आधा हो जाता है, 2 हो जाता है। लेकिन जो ऑड नंबर होता है उसका जब मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो वो परफेक्टली हाफ में डिवाइड नहीं होता, मतलब 2.5 नहीं होता, 2 होता है बस। ठीक है? तो उससे एक बात बताओ, अगर मैंने किसी चीज़ को आधा किया, फिर उसे दोबारा मैंने दुगना कर दिया, तो वो अगर उसी के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है? वो इवन था? भैया कुछ समझ सा नहीं आया? अरे देखो सिंपली, अब देखो इसके केस में क्या है, 5 है, 5 को मैंने आधा किया तो आधा करने पे 2 ही रह जाता है। अब दोबारा अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कितना आता है? 4 आता है। और अगर जो मैंने इसको आधा किया था, इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 4 आता है। तो एक बात बताओ, जब मैंने 5 को आधा किया फिर उसे दुगना किया, तो क्या वो मेरे 5 के बराबर आया? नहीं आया। लेकिन इवन के केस में जब मैंने उसको आधा किया फिर उसे दुगना किया, तो वो मेरे ओरिजिनल के बराबर आया। समझे कुछ? मतलब अगर मैं n है कोई नंबर, उसको डिवाइड करता हूँ 2 से और उसको दोबारा मैं दुगना कर देता हूँ। पहले तो मैंने आधा किया, फिर उसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करके दुगना कर दिया। अगर वो मेरे किसके इक्वल, डबल इक्वल्स का साइन था, मतलब इक्वालिटी चेक करने के लिए, अगर वो मेरे n के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? कि वो मेरा क्या है? इवन नंबर है। था बढ़िया? इसमें मतलब था कुछ नहीं, लेकिन ये जान के अच्छा लग रहा होगा कि हाँ यार, ऑपरेटर से छोटी-छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। इज़ ठीक है? यही चीज़ एक पज़ल की तरह इंटरव्यू में देखते हैं कि आप दिमाग में कहाँ तक कितना सोच पाते हो। ठीक है? तो ये भी चीज़ खत्म। तो देखो सिंपली हमें क्या लिखना है? सिंपली एक ही लाइन में, तो सीधे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर मेरा नम1 है, मान लो नम1 को ही करना था मुझे, उसको करूँ मैं डिवाइड 2 से, और फिर उसके बाद सबसे पहले मेरे को 2 से डिवाइड करना है, तो ये ब्रैकेट 1 लगा देते हैं, इसका मतलब होता है पहले ये होगा, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, और अगर ये मेरे किसके बराबर आ जाए, नम1 के ही बराबर आ जाए, तो मेरे को प्रिंट कर देगा ये ट्रू और फॉल्स, ठीक है? कि ये इवन है कि नहीं है। तो अगर मैं इसको रन करूँ, देखो इनको कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है, 6 नम1 में है 6, तो देखो आंसर आ गया मेरा ट्रू, क्योंकि ये क्या था? रिलेशनल ऑपरेटर था, ठीक है? हमने देखा कि पहले नंबर में क्या था? 6 था, 6 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा, मतलब आधा किया, तो कितना हुआ? ये 3 हुआ, और फिर 3 आधा हो गया, उसको मैंने जब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, तो वो क्या हो गया? 6 हो गया, और 6 6 के बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरा आंसर क्या आ गया? ट्रू, कि हाँ, ये इवन है, ट्रू ये बता रहा है। अब देखो जो ऑड होगा उस केस में, अगर मैं लिखता हूँ नम2 नम2 को क्या करा? पहले मैंने आधा किया, अब देखो ये ऑड है, ऑड प्रॉपर अच्छे से आधा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करूँगा तो इंटीजर आएगा। तो 5 डिवाइड बाय 2, 2.5 नहीं 2 आएगा। मतलब आधा सही से नहीं हुआ, और मैं उस आधे को जो सही नहीं था उसको दुगना करूँगा, तो वो मेरे ओरिजिनल के बराबर थोड़ी ना आएगा, नम2 के। तो देखो इस केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, कि ये फॉल्स क्या बता रहा है? कि ये इवन नहीं है। क्योंकि इवन ही होता है जो परफेक्टली आधे में बँट जाता है, और फिर जो आधा हो गया उसको मैं दोबारा दुगना करूँगा तो ओरिजिनल के मेरे बराबर आ जाएगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, बढ़िया लगा? तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना भैया कि चीज़ें आ रही है, दिमाग थोड़ा-थोड़ा खुल रहा है। ठीक है? धीरे-धीरे लेवल बढ़ाएँगे अभी क्वेश्चन का, भले ही अगर जिनको ये चीज़ सब पता हो कि भैया मज़ा नहीं आ रहा, रुको यार, लास्ट में देखना मज़ा आएगा। एक होमवर्क क्वेश्चन भी लाया हूँ मैं आप सबके लिए, ठीक है? वो आप सबको ट्राई करना है, वो बताऊँगा लास्ट में। तो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ हमारा।
ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन 3 कह रहा है भैया चेक द सेकंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर विदाउट स्ट्रिंग कन्वर्जन। ठीक है? तो वीडियो को पॉज़ करो और एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो। तो होप आप सबने ट्राई किया होगा। अब मैं भी एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में है कि आपको एक नंबर गिवन है, ठीक है? नंबर आपको मान लेते हैं गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपको उसका लास्ट सेकंड डिजिट देना है, जैसे कि इस केस में क्या है 5। आपको हमें 5 दे देना है, जो भी नंबर गिवन है उसकी लास्ट सेकंड डिजिट आपको देनी है, मतलब आउटपुट करनी है। तो आप सबके दिमाग में क्या आ रहा है? अरे भैया आपने भी बताया तो था मॉडुलस का जब ज्ञान दिया था, लास्ट 2 डिजिट्स के लिए सिंपली क्या कर देंगे? मॉडुलस बाय 100 कर देंगे। ज़रा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था। लास्ट 2 डिजिट्स नहीं माँगी उसने, उसने सिर्फ सेकंड लास्ट डिजिट माँगी है। अगर मैं मॉडुलस बाय 100 कर देता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ साउट नम मॉडुलस 100 तो उसके क्या आ जाएगा, मेरे को दोनों डिजिट मिल जाएँगी। 56 मिल गया, बट मेरे को क्या है ओनली लास्ट सेकंड चाहिए, ओनली 5 चाहिए, 6 नहीं चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, ध्यान से नहीं पढ़ा आपने, ठीक है? तो ऐसे नहीं कर सकता मैं। लेकिन आप कहीं न कहीं सही जगह गए। वही मॉडुलस की हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, ठीक है? तो चलो मैं बताता हूँ। एक बात देखो, अगर मेरे को लास्ट सेकंड चाहिए, लास्ट सेकंड मतलब मेरे को लास्ट नहीं चाहिए, तो मतलब सबसे पहले मेरे को 6 को हटाना होगा। 6 को हटाना होगा, 6 को हटाने के लिए भी हमने कुछ पढ़ा था। मतलब भैया कहने का मतलब है लास्ट डेट रिमूव करनी है, तो लास्ट डेट रिमूव करने के लिए तो हमने पढ़ा था भैया डिवाइड कर देते हैं सिंपली 10 से, इससे लास्ट डेट हट जाती है। मतलब इससे मेरा क्या हो गया होगा, जब मैंने ये लिखा होगा तो इससे एक तरह से मेरा हो गया होगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अब ये एक मान लो ये एक नंबर है। अब इस नंबर की मेरे को क्या है, एक तरह से इसकी लास्ट डिजिट चाहिए। इसकी लास्ट डिजिट कैसे लेते हो किसी भी नंबर की? भैया किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट चाहिए होती है तो उसका मॉड्यूलस क्या कर देते हैं 10 से ले लेते हैं। तो ये था वो नंबर, तो अगर इसका मैं मॉड 10 कर दूंगा तो मेरे को क्या सिंपली मेरे को 5 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा मेरा ऐसा आंसर? अरे हाँ भैया, मजे आ गए ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे सिंपली कुछ नहीं करना है, तो क्या था हमने देखा सिंपली जो एन है, क्योंकि मेरे को लास्ट सेकंड डेट चाहिए तो उसका मतलब सबसे पहले तो लास्ट वाली डेट हटा दूं, हटाने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दिया, इससे लास्ट डेट हट गई मेरी। अब जो हटने के बाद जो बची सेकंड लास्ट वो चाहिए ना, और वो कैसे मिलती है, एक तरह से ये जो नया नंबर बना इसकी लास्ट डेट है तो वो मॉड बाय 10 करते हैं तो ऐसे मिल जाती है। तो यही था हमारा आंसर, ठीक है? यही हमें सिंपली प्रिंट करना है। तो देखो चलते हैं इधर, तो इधर हमें सिंपली क्या लिखना है, साउट हमें क्या करना है, नम डिवाइड बाय 10, इससे क्या हो जाएगा, लास्ट डेट हट जाएगी क्योंकि मेरे को सेकंड लास्ट से मतलब है। अब जो ये एक तरह से एक टेम्पररी नंबर आया है, एक बार देखो इसको प्रिंट कर लेते हैं। देखो इससे क्या हट जाएगा, मेरा वो हट जाएगा, तो देखो 6 हट गया, ओनली 5 रह गया। लेकिन मेरे को तो खाली 5 चाहिए ना, तो इस नंबर का मेरे को क्या ले लेना है, मॉड 10। तो देखो मेरा क्या आ जाएगा, सिंपली 5 आ गया। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही तो था कि गेट द सेकंड लास्ट डेट ऑफ अ नंबर विदाउट स्ट्रिंग कन्वर्जन। भैया ये क्यों लिखा आपने विदाउट स्ट्रिंग कन्वर्जन? देखो अभी तो आपने स्ट्रिंग पढ़ा नहीं है, लेकिन आप में से बहुत लोग होंगे जिनको स्ट्रिंग्स के बारे में पता होगा। वो सिंपली क्या करते, एक नंबर को स्ट्रिंग बना देते और क्या कह देते हैं, लास्ट सेकंड इंडेक्स उसका उठा लेते, मतलब स्ट्रिंग डॉट लेंथ -2 करके वो ले लेते, ठीक है? क्योंकि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। भैया ये सब क्या बोल गए? हमें तो समझ में ही नहीं आया। मैंने इसलिए ये अभी कुछ इसका डिस्कशन नहीं किया। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन में ज़रूर मेंशन कर दिया कि जिनको स्ट्रिंग्स के बारे में पता हो कि हमें स्ट्रिंग्स यूज़ नहीं करना, क्योंकि इंटरव्यूअर कह देता है। दिमाग अगेन एज़ अ पज़ल की तरह लेना है, कितना सोच पा रहे हो कि ऑपरेटर से हम क्या-क्या नहीं अचीव कर सकते, ठीक है? तो ये भी चीज़ हो गई हमारी। ये भी क्वेश्चन समझ में आया? तो लाइक करना एंड लिखना ज़रूर कि भैया चीज़ें समझ में आ रही है, क्वेश्चंस का लेवल धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ठीक है? तो इसको भी करते हैं कमेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सट्रैक्ट द kth डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ अ नंबर विदाउट स्ट्रिंग कन्वर्जन। अगेन वीडियो को पॉज़ करो और इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है? तो होप आप सबने वीडियो पॉज़ करके इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी, ठीक है? तो चलो मैं भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन 4 क्या है ये? क्या कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट द kth डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ अ नंबर, मतलब
कि हमें एक नंबर गिवन है, मान लो n, 1 2 3 4 5 6। अब जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें तो भैया मेंशन था कि हमें लास्ट सेकंड डिजिट बतानी है। लेकिन इस बार इसने क्या कह दिया कि k कुछ भी हो सकता है। मान लो जैसे कि जो क्वेश्चन में गिवन है 4, अगर वो 4 देता है तो हमें 4 के अकॉर्डिंग बताना है। अगर वो 5 देता है k की वैल्यू तो 5 के अकॉर्डिंग बताना है। मतलब अब ये क्या हो गया, पहले तो उसने हमें फिक्स कर दिया था कि आपको सेकंड ही डिजिट बतानी है, लास्ट सेकंड। लेकिन इस बार क्या है, क्वेश्चन हमारे इनपुट, हम जो इनपुट देंगे k उस पे डिपेंड करेगा कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ k की वैल्यू 2 दे दूँ तो वो मेरे को 5 दे दे। अगर 3 दे दूँ k की वैल्यू तो वो 4 दे दे। अगर मैं 4 दे दूँ k की वैल्यू तो वो मेरे को 3 दे दे। समझ गए? तो इस बार हमें k भी इनपुट में गिवन होगा, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो यार कहीं न कहीं अगर वीडियो को एक बार पॉज़ करो, ये कुछ नहीं है, बस वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, बस उसी का ही है, बस एक जेनेरिक क्वेश्चन बना दिया उसका। अगर आपने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ी और लास्ट क्वेश्चन समझ में आया, तो ये सच्ची हो जाना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा एक बार में। और वीडियो को पॉज़ करो और एक बार में हो जाता है तो कमेंट ज़रूर करना कि भैया ये हमने एक बार में खुद ही कर लिया था। ठीक है? तो चलो अब मैं बताता हूँ। तो देखो मान के चलते हैं, जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था इससे जस्ट प्रीवियस, उसमें k की वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो k की वैल्यू 2 थी, तो उसमें हम क्या कर रहे थे भैया, n को हमने डिवाइड किया था 10 से, उससे क्या हुआ था, लास्ट डेट चली गई थी और लास्ट में हमने क्या ले लिया था, मॉड बाय 10। तो देखो एक चीज जो हमें ध्यान देनी है, हमें kth डिजिट बतानी है। kth डिजिट बतानी है, इसका मतलब क्या है, मेरे को k माइनस वन डिजिट्स को तो हटाना है। ये तो मेरे को हटानी ही है एट एनी कॉस्ट। क्योंकि जब मैं एक दो तीन, मान लो अगर मेरे को फोर्थ डेट बतानी है तो फोर्थ डेट ये है, तो फोर्थ डेट में जब तो बता पाऊंगा जब मैं इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा। मतलब kth डेट बतानी है तो मेरे को उससे पहले वाली k माइनस वन डिजिट्स, उन सबको क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है? तो हटाने के लिए भैया ये तो आपने बताया था मॉडुलस में कि अगर डिवाइड बाय 10 करता हूँ मैं तो 1 डिजिट हटती है, डिवाइड बाय 100 करता हूँ तो 2 हटती हैं। तो उसका मतलब क्या है, 10 की पावर 1 है तो 1 डिजिट हटी, 10 की पावर 2 मतलब 100 करा तो 2 डिजिट हटी, 10 की पावर 3 मतलब 1000 करा तो 3 डिजिट्स हटी। तो सिमिलरली मेरे को k माइनस वन डिजिट हटानी है, तो मतलब 10 की पावर k माइनस वन से मैं डिवाइड करूंगा अपने नंबर को, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरी k माइनस वन डिजिट्स हट जाएंगी। ठीक है? इतनी डिजिट्स हट जाएंगी। ठीक है? और फिर उसके बाद तो मेरा लास्ट क्या होगा, लास्ट k डिजिट ही होगी और उसका अगर मैं मॉड ले लूँगा, जो मेरा नंबर आएगा 10 से, तो मेरे को k डिजिट मिल जाएगी। भैया कुछ-कुछ तो समझ में आ गया, थोड़ा एग्ज़ाम्पल से बता दो। चलो ठीक है, मान के चलते हैं यही मेरा नंबर है n 1 2 3 4 5 6 और k की वैल्यू क्या है, मेरी 4 है, जो क्वेश्चन में मेरे इनपुट में दे रखी है। ठीक है? तो देखो kth डिजिट मेरे को लास्ट फोर्थ डिजिट बतानी है, तो उसका मतलब क्या है, k माइनस वन डिजिट्स हटानी है। तो एक तरीके से मैं क्या करूँगा, पावर निकालूँगा किसकी, 10 की पावर k माइनस वन। k माइनस वन का मतलब क्या हो गया, पावर निकालनी है मेरे को 10 की पावर 3। ठीक है? 10 की पावर 3 कितना होता है भैया? 1000 होता है। तो अगर मैं n को क्या करूँ, डिवाइड करूँ किसकी, 10 की पावर k माइनस वन से, तो इस केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने जो लिया है k एज्यूम करा है 4, तो 10 की पावर k माइनस वन मतलब 10 की पावर 3, तो वो कितना होगा, 1000 होगा। तो 1000 से जब डिवाइड करूंगा तो भैया ये 3 डेट हट जाएगी, मेरा क्या रह जाएगा, ओनली 1 2 3 रह जाएगा। ठीक है? अब ये एक नंबर आ गया, मेरे को तो kth डेट चाहिए थी ना, k माइनस वन हट गई, तो अब मैं क्या कर दूंगा, सिंपली इसका मॉड ले लूंगा 10 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है? मतलब मेरे को देखो kth डिजिट मिल गई लास्ट राइट से, kth डिजिट मतलब फोर्थ, 1 2 3 4 3 मेरा आंसर है। गुड। तो सिंपली ये तो भैया आपने इसके लिए बता दिया, तो सिंपली ये हमने सही लिखा तो है। तो n को हमें किससे डिवाइड करना है, 10 की पावर k माइनस वन से डिवाइड कर दिया, और जो ये आया उसका सीधे क्या ले लिया हमने, मॉड 10 से। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है कि नहीं? थोड़ा भैया समझ सा तो आ गया। देखो दोबारा अगेन, इसको मैं कहूँगा एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखना। ठीक है? दोबारा से पॉज़ करना, देखना और पहले खुद समझना। कुछ नहीं था, सेम जो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वही थी, और जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो था। सिंपली क्या है, आपको kth डिजिट चाहिए फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है? kth डिजिट चाहिए मतलब k माइनस वन डिजिट्स को तो मुझे हटाना होगा। एक डिजिट हटाने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, 2 हटाने के लिए 100 से मतलब 10 की पावर 2, तो k माइनस वन डिजिट्स हटानी है तो मतलब 10 की पावर k माइनस वन से डिवाइड करेंगे, उससे k माइनस वन डिजिट्स हट गई, लास्ट में क्या रह गया, kth डिजिट रह गई। अब उसको चाहिए तो मॉड बाय
क्या कर देंगे 10 कर देंगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, आ गया बिल्कुल अच्छे समझ में। लेकिन भैया ये पावर निकालनी नहीं आती ना हमें। देखो पावर निकालना कुछ नहीं है, इसी क्वेश्चन में सिखा देते हैं पावर कैसे निकालते हैं। अगर देखो आपको पावर निकालनी है, अगर मैं सॉर्ट करूँ, अगर आपको पावर निकालनी है कि मान लो 10 की पावर 2 निकालनी है, तो देखो कैसे लिखते हैं, सीधे एक सिंटैक्स होता है मैथ डॉट पाव लिखते हैं, उसके बाद ये पैरेंथेसिस और उसमें क्या लिख देते हैं, जैसे कि 10 की पावर 4 निकालनी है तो 10 कॉमा अगर मैं 4 लिखता हूँ, तो ये क्या कर देता है 10 की पावर 4 निकाल देता है। तो देखो अगर मैं प्रिंट करूँगा ऐसे, तो देखो ये क्या दे देगा, इसने दे दिया हमारा 10,000 पॉइंट ज़ीरो। कुछ समझ में आ रहा है भैया? इसका मतलब जो मैट डॉट पाव है ये हमारी डेसिमल टाइप की वैल्यूज देता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज देता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए जब भी हमें प्रोग्रामिंग में ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक तरह से हम बता देते हैं, इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटीजर बना देते हैं। ये क्या लिख दिया भैया आपने पैरेंथेसिस में इंट। अभी हम आगे डेटा टाइप्स में पढ़ेंगे। ये मैंने क्या करा, एक तरीके से इसने मेरे को आंसर दिया, मैट डॉट पाव ने डबल वैल्यू, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एक डेसिमल वाली वैल्यू, उसको मैंने कह दिया कि भाई तू इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, तेरा धर्म बदल दिया मैंने, तेरा धर्म परिवर्तन हो गया एक तरीके से, ठीक है? तो अब देखो, अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो मेरा क्या आ जाएगा, सिंपली 10,000। तो हमने पाव निकालना देख लिया कि पावर कैसे निकालते हैं। मैट डॉट पाव एक फंक्शन होता है, उसको यूज़ करते हैं, जो हमें वैल्यू आंसर कैसे देता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देता है डेसिमल वाली, हम उसको अगर हमें नीड पड़ती है तो इंटीजर में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सिंटैक्स की तरह अभी हमें इसे बस देखना है, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मेरे को kth डिजिट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपली भैया आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले कैसे, मेरे को kth डिजिट चाहिए तो k माइनस 1 डिजिट्स मेरे को हटानी होंगी। उसको कैसे हटाऊँगा, मेरे को डिवाइड करना होगा किससे, मैथ डॉट पाव, मेरे को डिवाइड करना होगा 10 की पावर k माइनस 1 से, तो 10 कॉमा k माइनस 1 लिखा मैंने। तो इससे मैं डिवाइड करूँगा तो k माइनस 1 डिजिट्स मेरी हट जाएँगी। अब देखो एक ये n मेरा क्या है, इंटीजर है, और ये क्या है, मेरा डबल है। तो जब मैं इनको डिवाइड करूँगा तो ये देखो इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फ्लोट में आंसर दे देगा, लेकिन मेरे को तो इंटीजर चाहिए, तो इसको क्या कर दूँगा, मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है? तो ये हो गया मेरा। इससे क्या हो गया, मेरी लास्ट की k माइनस 1 डिजिट्स हट गई। अब हटने के बाद मेरे को क्या kth डिजिट प्रिंट करनी है, तो वो अकेले कैसे मिलेगी? अब जो नंबर मिला उसकी तो लास्ट डेट है, तो उसका मॉड्यूलस ले लूँगा मैं 10 से। तो देखो प्रिंट करूँगा तो देखो 3 आ गया। के की वैल्यू 4 थी, मतलब 4th डिजिट क्या है पीछे से, 6 1 2 3 4 3 है आंसर, तो देखो आंसर 3 आ गया। अब देखो अगर मैं के की वैल्यू 5 कर देता हूँ, तो देखो जेनरिक है, हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, तो देखो 5 करूँगा तो देखो सिंपली ये क्या दे देगा मेरे को, 1 2 3 4 5 2 दे देगा आंसर। देखो इसको रन करूँगा, आंसर में देखो 2 आ गया। तो हो गया ये भी क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं था। मॉडुलस का हमने ऑपरेटर का ज्ञान यूज़ किया, और थोड़ा-सा अपना क्या देखा हमने, लास्ट सेकंड जो क्वेश्चन था सिंपली उसका हमने यूज़ किया। ठीक है? तो ये भी चीज़ क्लियर, मज़ा आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इसको करते हैं कमेंट आउट। अब आते हैं हमारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन 5 क्या है? वीडियो को करो पहले पॉज़ और एक बार इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करो। ये तो यार आउटपुट बेस्ड है, ये तो हो जाना चाहिए। ठीक है? तो हमारा ये है क्वेश्चन 5, ठीक है? अब आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। एक चीज़ बता दूँ, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, फेमस क्वेश्चंस होते हैं ये, कि भैया तो यार ये ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? सबके मन में आ रहा होगा, इनको तो सिंपली रन करके देख सकते हैं। इससे ये पता चलता है आपके बेसिक्स, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, ठीक है? तो चलो इसके बाद इसको शुरू करते हैं। तो देखो r इक्वल टू 5, r एक कंटेनर है, मैं बना देता हूँ। r एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या पड़ा है, 5 पड़ा है, ठीक है? s दूसरा कंटेनर है। अब s के अंदर की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो कंपाइलर आएगा तो देखो कैसे ये प्रोग्राम रन होगा, कंपाइल होगा। r इक्वल टू 5, r के अंदर 5 चला गया, ठीक है? अब s इक्वल टू, s में क्या जा रहा है, इसका एडिशन प्लस इसका, इन दोनों का एडिशन चला जाएगा s में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये वाली चीज़ इवैल्यूएट होगी, ठीक है? इसमें क्या कर रहे हैं हम, r इक्वल टू आर प्लस थ्री, मतलब r में क्या है भैया, 5 है, 5 में 3 ऐड करूंगा और वो r में असाइन कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, इसको देखा जाए तो 5 प्लस 3 r में कितना आ गया मेरा, 8 आ गया, ठीक है? अच्छा अभी हमने देखा ही था, जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कि असाइन करा मैंने वेरिएबल में और उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सप्रेशन में, तो इसकी ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो हमने असाइन किया वही आ जाएगी। तो उसमें हमने 8 असाइन किया तो 8 इस पूरे की वैल्यू हो गई इस छोटे से एक्सप्रेशन की।
ठीक है? अब इसको मेरे को ऐड करना है, एडिशन किसके साथ करना है? इस दूसरे एक्सप्रेशन के साथ। अच्छा, ये भी क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन ये शॉर्ट हैंड है। अगर इसको देखूँ तो कंपाइलर इसको कैसे इंटरप्रेट करता है? r इक्वल टू r प्लस 2। ठीक है, अब देखो r में अब क्या पड़ा हुआ है मेरा? r में अभी तो भैया 8 पड़ा हुआ है, 5 नहीं देखना है, क्योंकि इसने इवैल्यूएट करके चेंज कर दी है वैल्यू। अब क्या कंसीडर होगी मेरी 8। ठीक है? तो ये क्या करेगा, 8 प्लस 2, अब क्या हो जाएगा मेरा r में 10। तो अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, r में हो गई मेरी वैल्यू 10। ठीक है? अच्छा, दोबारा ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो इसकी क्या है वैल्यू होगी, जो हमने वेरिएबल में असाइन किया, क्योंकि एट द एंड इसकी वैल्यू क्या है, यही तो है एक तरह से, ये शॉर्ट हैंड इसी का ही तो है। और इसकी वैल्यू हमने देखी थी क्या होती है, जो हम वेरिएबल में असाइन कर रहे होते हैं। तो अभी हमने क्या असाइन किया, 10, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ठीक है? इसकी वैल्यू थी 8, इसकी वैल्यू है 10। ठीक है? अच्छा, अब 8 प्लस 10 हमने ये असाइन किसमें किया है, एस में। तो 8 प्लस 10 कितना होता है हमारा, 18। ठीक है? तो एस में क्या आ गया मेरा, 18 आ गया। तो अगर मैं प्रिंट करूँगा आर को, तो आर को प्रिंट करूँगा तो आर मेरा क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, और एस मेरा कितना मिलेगा प्रिंट करूँगा, तो 18 मिलेगा। ठीक है? यही होप आप सबकी वैल्यूज़ आ रही होंगी। यही आ रही थी, नहीं आ रही थी? बता देना ऑनेस्टली कि भैया यही आई थी। ठीक है? तो चलो एक बार अब इसको रन करते हैं। ठीक है? हमारी क्या-क्या वैल्यूज़ आई थी देख तो लें, हमने सही किया नहीं किया। हमारी आई थी आर की 10 और एस की 18। तो क्या लग रहा है, यही आएगी? मेरे को तो लग रहा है यही आएगी, चलो देख लेते हैं। आई जे, तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10 आ गई, और एस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है? तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला भैया चलो आपको भी कुछ ना कुछ तो आता है। अरे, वो तो चलो ठीक है यार, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता वो मैटर नहीं करता। आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? बस ये मेरी प्रैक्टिस है, ये मेरी कोशिश रहती है कि जो मुझे आता है, उसको बिल्कुल हलवा बना के आपको पेश कर दूँ अच्छे से। मैंने फर्स्ट इंट्रो में कहा था एक चीज़ आती है, परफेक्शन से हलवा बनाना। वही करना है मेरे को पूरे डीएसए की बैठक में। डीएसए से एक प्यार करा देना बिल्कुल, एक फ़ील कि डीएसए का नाम सुनते ही आहा! मज़े आ गए। ठीक है? ये होना चाहिए। तो चलो ये भी क्वेश्चन क्लियर, इसको करते हैं कमेंट आउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया अब यार क्वेश्चन कर कर के भी बोर हो गए, थोड़ी एक आध चीज़ और पढ़ा दो पढ़ने के लिए। चलो ठीक है, तो एक और कैटेगरी देख लेते हैं ऑपरेटर की। नो डाउट वीडियो लेंदी जा रही है, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी तो कवर कर रहे हैं यार, और क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ के क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं। तो लेंथ पे नहीं जाना है अभी आज इस वीडियो में, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। अब भैया इसको अगर नाम से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, कुछ नाम से कनेक्ट कर नहीं पा रहा मैं, मतलब नहीं निकल रहा। लेकिन कुछ इससे रिलेटेड कुछ याद आ रहा है, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, हम सब ने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा यार। चलो अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो याद आ गया होगा। कुछ लॉजिक गेट्स होते थे जो हमने पढ़ रखे हैं, कि एक एंड गेट होता है, जिसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें अगर एक वैल्यू मेरी ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है मेरा। मतलब ये ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू होती हैं, जब भी उस केस में मेरा आंसर ट्रू होता है। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हुई तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। दूसरा एक और गेट भी हमने पढ़ा था, और गेट कुछ कुछ ऐसा होता था, इसमें भी दो वैल्यूज जाती थी और एक आंसर आता था। इसमें अगर एक ट्रू गया एक फॉल्स गया तो आंसर क्या आता था, मेरा ट्रू। इसमें फॉल्स कब आता था, जब दोनों ही कंडीशन मेरी फॉल्स होती थी, जब ये पहली भी फॉल्स है दूसरी भी फॉल्स है, जब भी मेरा आंसर फॉल्स होता था, वरना हमेशा ट्रू होता था। और दूसरा एक नॉट गेट पढ़ा था हमने, नॉट गेट कुछ ऐसा होता था, इसमें भैया एक इनपुट जाता था, अगर ट्रू जाता था तो वो उसका फॉल्स कर देता था, अगर फॉल्स जाता था तो वो उसका ट्रू कर देता था। तो ये थे कुछ लॉजिक गेट्स। अब कुछ यही हमारे ऑपरेटर्स कुछ कुछ ऐसे ही काम करते हैं, कुछ कुछ कैसे यही होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे। तो आप में से होंगे जिनको शायद ये नहीं पता, तो देखो एक एग्जांपल से और समझते हैं, एक बढ़िया सा एग्जांपल, ठीक है, जो मुझे फेवरेट लगता है। सबसे बेस्ट एक लेते हैं अपन क्रिकेट का एग्जाम्पल। ठीक है? अब मान लो देखो आप सबका मन करा क्रिकेट खेलने का। ठीक है? क्रिकेट के लिए क्या-क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है? मिनिमल बिल्कुल। एक भैया मिनिमल की बात करें, एक बॉल होनी चाहिए, एक बैट होनी चाहिए। एक बॉल और बैट होते ही क्रिकेट का हमारा खेल लेते हैं हम। तो देखो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ और क्या-क्या सिचुएशन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि भैया हमारे पास अगर बॉल है, ट्रू का मतलब, टी का मतलब बॉल है, ट्रू, ठीक है? लेकिन बैट नहीं है। तो उस केस में क्या तुम क्रिकेट खेल पाओगे? बॉल है, बैट नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं खेल पाएँगे भैया।
बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। फॉल्स मतलब खेल पाएंगे कि नहीं? प्ले इधर लिख दिया, ठीक है। खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे भैया। अब मान लो मेरे पास क्या कहते हैं, बॉल नहीं है लेकिन बैट है, तो उस केस में खेल पाओगे क्या यार? बॉल नहीं है बैट है भैया, तो भी नहीं खेल पाएंगे। फॉल्स। अब अगर मान लो मेरे पास इन दोनों में से कुछ नहीं है, ना बॉल है ना बैट है, तो क्या खेल पाओगे? भैया आप तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। अब मान लो मेरे पास बॉल भी है और मेरे पास बैट भी है, जब ही हम खेल पाएंगे, समझ रहे हो? जब दोनों चीज है मेरे पास, जब ही मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा। तो एक तरीके से जब दोनों चीज मेरी ट्रू है, जब ही मेरा आंसर ट्रू है। ये किसका काम हो गया? एंड गेट का। और अब गेट की ना कहूं तो मैं किसकी कहूंगा? लॉजिकल एंड ऑपरेटर की। ठीक है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर मेरा ये रहा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, एंड एंड। ठीक है। अगर इसके साथ क्या है, अच्छा हमने भैया स्टार्टिंग में पढ़े तो थे ऑपरेटर्स की कैटेगरी, बाइनरी, यूनरी, टर्नरी। तो देखो अब तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े, अरिथमेटिक पढ़े हमने, वो भी बाइनरी होते हैं। रिलेशनल पढ़े, वो भी बाइनरी होते हैं, क्योंकि दो चीज़ों को ही तो कंपैरिजन करोगे। ठीक है। और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है, ये वाला लॉजिकल एंड, ये भी बाइनरी है। दो ऑपरेंड्स चाहिए, एक लेफ्ट में एक राइट में। लॉजिकल और ये भी बाइनरी है, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेकिन जो ये लॉजिकल नॉट है, ये मेरा यूनरी है। क्योंकि लॉजिकल नॉट क्या करता है मेरा, देखो हमने इधर देखा भी था, लॉजिकल नॉट में जो वैल्यू मैं देता हूँ वो उसका जस्ट उल्टा कर देता है। अगर ट्रू देता हूँ मैं उसको इनपुट, तो फॉल्स कर देता है। फॉल्स देता हूँ तो ट्रू कर देता है। इसका मतलब वो कैसा है? यूनरी ऑपरेटर, उसे सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए। ठीक है। तो ये हमने क्रिकेट के एग्जांपल से भैया लॉजिकल एंड ऑपरेटर तो देख लिया है। ठीक है। थोड़ा लॉजिकल और भी समझा दो, क्योंकि लॉजिकल नॉट तो समझ आए गया कि जो दोगे उसका उल्टा कर देगा। जो ट्रू होगा तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देता है। थोड़ा लॉजिकल और का भी बता दो, ठीक है। तो लॉजिकल और का देता हूँ एक बढ़िया सा एग्जांपल, बिल्कुल कि मुंह में पानी आ जाए। ठीक है। तो उसके लेते हैं, मान लो हम बना रहे हैं हलवा। ठीक है। हलवा तो बनाते ही हैं हम। ठीक है, भले ही वो कॉन्सेप्ट हो, भले ही वो गाजर का हलवा हो। ठीक है। अब हलवा बनाने के लिए उसमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स में मैं क्या क्या डाल रहा हूँ, उसमें डाल रहा हूँ मैं काजू, और डाल रहा हूँ मैं बादाम। ठीक है। अब कच्चा बादाम मत करने लग जाना। ठीक है। तो काजू और बादाम, अब बात करते हैं कि टेस्ट कैसा आएगा। ठीक है। तो देखो अगर मैंने काजू डाले, काजू डाले का मतलब ट्रू, और बादाम भी डाले, ट्रू, तो टेस्ट क्या आएगा? बढ़िया आएगा टेस्ट भी है, काजू भी है बादाम भी है, मस्त हलवा में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो मेरा एक तरह से आंसर क्या है? ट्रू। अब मान लो भैया मेरे पास काजू नहीं है, तो काजू हुए फॉल्स। बादाम मैंने डाले, बादाम मैंने ज़्यादा डाल दिए, तो टेस्ट क्या भैया? टेस्ट तो अभी भी आ जाएगा। बादाम ज़्यादा डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स तो है ही है ना, तो टेस्ट तो अभी बढ़िया आएगा, तो ट्रू। अब मान लो मेरे पास काजू है लेकिन बादाम नहीं है, तो भैया काजू ज़्यादा डाल देना, और क्या, तो ड्राई फ्रूट्स तो अभी भी है, तो टेस्ट तो अभी भी बढ़िया आएगा। अब मान लो मेरे पास ना ही काजू है और ना ही बादाम है, तो उस केस में क्या लग रहा है? भई अब तो छोड़ो, हलवा बनाओ ही मत, खाली गाजर से क्या मज़ा आएगा, ड्राई फ्रूट्स ही नहीं है। तो इस केस में जब दोनों फॉल्स हुए, जब दोनों ही चीज़ नहीं थी, तो टेस्ट मुझे नहीं आया, तो समझ रहे हो? तो ये है हमारा कि जब दोनों वैल्यूज़ मेरी फॉल्स हैं, जब मेरा रिज़ल्ट फॉल्स आता है। ये किसका केस हो गया? ये हो गया मेरा लॉजिकल और ऑपरेटर का। ठीक है। तो लॉजिकल और ऑपरेटर समझ रहे हो? ये टेबल से याद रखनी है कि अगर लॉजिकल एंड में क्या याद रखना है कि अगर दोनों वैल्यूज मेरी ट्रू हैं, दोनों ऑपरेंड ट्रू हैं, जब ही मेरा आंसर ट्रू है। लॉजिकल और में क्या याद रखना है? जब दोनों वैल्यू फॉल्स हैं, जब ही मेरी वैल्यू क्या है? फॉल्स है। ठीक है। और नॉट में तो पता ही है भैया, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देता है। ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में बस इतना ध्यान रखना है। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स किस लिए काम आते हैं? बेसिकली कंबाइंस दी मल्टीपल कंडीशंस। एक कंडीशन होगी जिसको, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स पे काम कर रही है, तो एक किसी की कंडीशन का आंसर ट्रू होगा, दूसरी का फॉल्स होगा। उन कंडीशंस को ही तो एक तरह से कंबाइन कर रही है, तो कंबाइंस दी मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है। तो चलो इसका भी थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं अपने आइडिया पे। ठीक है, इंटेलिजे आइडिया। तो चलो हम आते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में अब देखो इसको कैसे देखेंगे। मान लो भैया एक कंडीशन है हमारी कि 5 <2 होता है क्या? 5 <3 होता है क्या? और दूसरी कंडीशन है हमारी कि क्या कहते हैं, 1 <2 होता है। अब इनके बीच में मैंने क्या लगा दिया? इनके बीच में मैंने लगा दिया एंड, लॉजिकल एंड। ठीक है।
तो ये एक कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। इन दोनों को कंबाइन हमने किससे कर दिया? लॉजिकल एंड ऑपरेटर से। एंड ने क्या कहा था? एंड ने कहा था कि ये ट्रू जब ही देता है जब मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। तो देखो 5 ग्रेटर देन 3 होता है क्या? हाँ भैया, ये कंडीशन ट्रू है। अब देखो 1 लेस देन 2 होता है क्या? हाँ भैया, ये भी ट्रू है। तो देखो इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो आंसर क्या है? 2। ठीक है? अच्छा, सिमिलरली दूसरा देखते हैं। अगर मैंने मान लो इधर लिखा कि 4 मेरा ग्रेटर देन है 6 से, ठीक है? और मैंने करा एंड, दूसरी कंडीशन मैंने लिखी। दूसरी कंडीशन क्या लिखी मैंने? कि मान लो 10 मेरा लेस देन है 20 से। तो देखो अभी भी दो कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2। अब देखो 4 क्या मेरा ग्रेटर देन 6 होता है? नहीं भैया, 4 ग्रेटर देन 6 नहीं होता है, कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो एंड ने क्या कहा था? अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, अगर क्रिकेट में देखो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, इधर एक फॉल्स है, 2 फॉल्स है, इधर बॉल फॉल्स थी तो हम नहीं खेल पाए थे, और दोनों थी तो खेल ही नहीं पाए थे। तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो एंड के केस में मेरा आंसर क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। देखो फॉल्स हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं लॉजिकल और की। तो लॉजिकल और क्या कहता है? कि भैया बस एक भी का अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरा आंसर हो जाता है ट्रू। फॉल्स में जब ही होगा जब दोनों फॉल्स होंगे, ठीक है? तो मान लो ये दूसरी कंडीशन इधर लिखेंगे। पहली कंडीशन मान लो कि 1 मेरा ग्रेटर देन होता है 2। ये होता है क्या? नहीं होता भैया, फॉल्स है ये तो। और दूसरी कंडीशन मान लेता हूँ मेरा 2 ग्रेटर देन होता है 1। जी हाँ भैया, ये ट्रू है। तो देखो ये फॉल्स है, 1 मेरा बड़ा नहीं होता लेकिन 2 बड़ा होता है, ये ट्रू है। तो एक ट्रू है तो आंसर मेरा क्या हुआ? ओवरऑल मेरा ट्रू हो गया, ठीक है? ये हो गया। तो ऐसे ही और हो गया। और कब फॉल्स देगा? जब दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स होंगी, वो बस उसी केस में हमें फॉल्स देगा, ठीक है? तो पहली कंडीशन मान लेते हैं कि मेरा 10 है वो बड़ा होता है मान लो 11 से, जो कि गलत है भैया, ऐसा नहीं होता। दूसरी कंडीशन क्या मानते हैं कि मान लेते हैं भैया 10 मेरा बड़ा होता है 20 से। ये भी गलत है भैया, 11 से ही नहीं होता तो 20 से क्या होगा? दोनों कंडीशन फॉल्स है। अब इस केस में ही और हमें फॉल्स देगा, ठीक है? जब दोनों कंडीशन फॉल्स है जब ही फॉल्स आया हमारा। और बाकी अब बात करें नॉट ऑपरेटर की, तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है? अगर मैं सिंपली लिख दूँ ट्रू, तो उसको क्या कर देगा? वो सीधे फॉल्स कर देगा भैया। देखो फॉल्स आ गया। और अगर फॉल्स लिखूँ तो ट्रू कर देगा। चलो ये तो मैंने डायरेक्ट दे दी। अगर मैं कुछ अंदर कंडीशन दे दूँ कि 10 मेरा ग्रेटर देन 20 होता है क्या? 10 मेरा ग्रेटर देन 20 होता है? तो देखो इसका क्या होता है? 10 मेरा ग्रेटर देन 20 होता है? नहीं होता भैया, फॉल्स। लेकिन इसने क्या कर दिया? उसका जस्ट उल्टा नॉट लगा दिया, तो ये क्या कर देगा? ट्रू कर देगा। तो देखो आंसर ट्रू आ गया। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। बस देखना है कैसे क्या काम करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें एक छोटी-सी चीज़ और पढ़ते हैं, वो है शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। भैया ये क्या शॉर्ट सर्किट, ये क्या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने लग गए क्या? नहीं, देखो इसमें एक चीज़ है बहुत काम की, जो हमारे प्रोग्राम को फास्ट बना देती है। हमने देखा अभी एंड के केस में अगर मेरी एक कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। ट्रू कब होता है? जब दोनों ही ट्रू होती हैं वैल्यूज। तो पता है अगर एंड के केस में अगर पहली कंडीशन ही मेरी फॉल्स है ना, तो वो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करता, क्योंकि उसे पता है दूसरी क्या देखूं। ट्रू तो जब होती जब दोनों ट्रू होती, पहली फॉल्स है तो आंसर हो, भले ही दूसरी कुछ भी हो, ट्रू हो फॉल्स हो, आंसर तो फॉल्स ही होना है। तो इसलिए वो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करता। इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। समझ रहे हो कि सर्किट शॉर्ट हो गया, कि दूसरी कंडीशन को स्किप कर दिया। सिमिलरली ट्रू का केस देखते हैं। ट्रू के केस में और के केस में देखते हैं। और के केस में क्या होता है कि भैया और जब ही हमारा फॉल्स देता है जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होती हैं। अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो वो हमेशा आंसर ट्रू दे देता है। तो अगर मान लो और के केस में पहली वैल्यू अगर मेरी ट्रू हो गई, तो दूसरी वैल्यू से मेरे को मतलब है क्या कि वो फॉल्स हो या ट्रू हो, मेरा तो ओवरऑल आंसर ट्रू ही होगा, क्योंकि पहली ट्रू है, एक ट्रू मेरे को मिल गई। समझ रहे हो? तो अगर पहली वैल्यू ट्रू मिल गई और के केस में, तो वो दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करता, ठीक है? तो इसलिए लिख रखा है फॉल्स। अगर एंड के केस में पहली कंडीशन फॉल्स हो गई और अगर और के केस में पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, स्किप्स दी सेकंड कंडीशन। इससे क्या एक तरह से भैया हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर का एक तरह से उसको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी, ठीक है? तो थोड़ा जल्दी काम हुआ, तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है? जैसे कि इसी की बात करें, पहला केस क्या था? 5 ग्रेटर देन 3, कंडीशन क्या थी? ट्रू थी। लेकिन एंड के केस में ट्रू जब ही होता है जब दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होती हैं, तो वो इस केस में दूसरी कंडीशन 1 लेस देन 2 को भी चेक करेगा। क्या पता अगर वो फॉल्स हो गई तो आंसर फॉल्स हो जाएगा,
क्योंकि इसका आंसर डिसाइड किस पे करेगा, सेकंड कंडीशन पे। तो ट्रू के केस में तो देखेगा एंड में। अब मान लो सेकंड केस में 4 ग्रेटर देन 6 है क्या, इधर कंडीशन हो गई मेरी फॉल्स। तो इस केस में पता है शॉर्ट सर्किट हुआ है, अगर मैं बात करूं तो इस केस में क्या होता है मेरा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कैसे भैया, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 6 ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, एंड लग रहा है। मैं दूसरी कंडीशन क्यों ही देखूं, वो ट्रू हो फॉल्स हो, आंसर तो मेरा ओवरऑल फॉल्स आएगा। तो देखो फॉल्स ही था। ठीक है, तो इस केस में सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं हुई थी। ठीक है, ऐसे ही और की बात करते हैं। और के केस में देखो 1 ग्रेटर देन 2 है क्या, कंडीशन है मेरी फॉल्स। तो और के केस में दूसरी देखूंगा मैं, क्या पता अगर अगली ट्रू हुई तो मेरा आंसर ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगली फॉल्स हुई तो फॉल्स होगा। तो इस केस में मैं सेकंड कंडीशन मेरे को देखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये इधर ये होता कि मान लो 10 ग्रेटर देन 9 है, 10 ग्रेटर देन 9 है, तो इस केस में ये क्या है, कंडीशन मेरी ट्रू है। ये कंडीशन मेरी ट्रू है, तो अब मेरे को मतलब ही नहीं है सेकंड कंडीशन क्या है कि नहीं, उससे मेरे को मतलब ही नहीं है। इस केस में भी क्या है, शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि एक वैल्यू ट्रू मिलते ही उससे मतलब ही नहीं है, मेरा तो आंसर ट्रू ही होगा ओवरऑल। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में ट्रू ही है, क्योंकि भले ही दोनों वैल्यूज ये ट्रू है ये फॉल्स है, लेकिन इसने इसको इवैल्यूएट करने के बाद इसको चेक ही नहीं किया। ठीक है, और ये तो हमने देख ही लिया। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमारे कंप्लीट हुए भैया। तो आगे मूव ऑन करें भैया, वीडियो काफ़ी लेंदी होती जा रही है। कोई बात नहीं है, लेंदी मत देखो कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही, चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही, क्वेश्चंस भी तो कर रहे हैं हम, बस चीज़ों को पढ़ने की उससे लो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर। तो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो अगेन नाम से कनेक्ट करने की कोशिश करो, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जो कुछ इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। अब क्या, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, समझ रहे हो, मतलब ऐसे ऑपरेटर जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को या तो एक से बढ़ाएंगे या एक से घटाएंगे, केवल किससे, ओनली बाय 1, या तो एक प्लस करेंगे या एक माइनस करेंगे। भैया वो तो सिंपल हम नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर से कर ही सकते थे, इसका क्या एक स्पेशल यूज है इसका स्पेशल यूज। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ इंट एक्स इक्वल टू टू, ठीक है, ये एक मैंने लिखा वेरिएबल एक्स जिसमें टू असाइन है। अब मेरे को एक्स को एक से बढ़ाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा भैया एक्स प्लस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सीधे साउट करेंगे एक्स को, हमने क्या करा, एक्स में जो वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा दे और एक्स में असाइन कर दिया। तो देखेंगे अगर इसको रन करेंगे तो 3 आ जाएगा। हमने भैया एक ये भी देखा था कि इतना बड़ा क्यों ही लिखना है, जब एक्स में ऐड करके एक्स में असाइन कर रहे हैं तो सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस इक्वल टू 1, ये और लिख सकते हैं, इससे भी तो यही होगा। तो देखो एक्स को करेंगे ये भी 3। अब मैं जब वैल्यू को केवल एक से बढ़ा रहा हूँ तो अब मेरे पास एक और चीज़ है करने के लिए, एक और शॉर्ट हैंड है क्या, अब मैं सिंपली अगर लिखता हूँ एक्स प्लस प्लस, तो पता है ये भी यही करता है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। या मैं लिखूँ प्लस प्लस एक्स, तो क्या करेगा, ये भी यही करेगा। ठीक है, 3। या तो मैं एक्स प्लस प्लस लिखूँ या प्लस प्लस एक्स लिखूँ, ये क्या करता है, मेरे वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ा देता है। पता है इसको भी कंप्यूटर कैसे इंटरप्रेट करता है, इसको भी कंप्यूटर ऐसे ही इंटरप्रेट करता है कि x एक वेरिएबल है उसमें 1 ऐड कर और उसको x में असाइन कर दे। तो इन तीनों का एक तरह से मीनिंग एक ही है, एक ही काम करते हैं। तो भैया इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, x के बाद प्लस प्लस लगाया और x से पहले प्लस प्लस लगाया, एक बार पहले काम कर रहे हैं एक बार बाद काम कर रहे हैं, डिफरेंस होता है। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमारे जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं ये होते हैं दो तरह के, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, दूसरा होता है प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, और पोस्ट और प्री का मतलब देखो नाम से ही जैसे पता चल रहा है, प्री में क्या होगा, हम पहले साइन लगा देते हैं, जैसे कि प्लस प्लस पहले लिख दिया, माइनस माइनस पहले लिख दिया। पोस्ट में क्या है, पोस्ट का मतलब बाद में, तो वेरिएबल के बाद जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल के बाद हम लिखते हैं प्लस प्लस, वेरिएबल के बाद लिखते हैं माइनस माइनस। लेकिन काम इनका एक ही है क्या, वैल्यू को या तो एक से बढ़ाएगा या एक से घटाएगा, लेकिन कैसे बढ़ाएगा कैसे घटाएगा वो थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं कमेंट आउट और एक और वेरिएबल बनाते हैं अपना। एक वेरिएबल मैंने बनाया इंट ए जिसमें मैंने असाइन करा 2। ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल बनाया बी और इसमें मैंने क्या असाइन करा, मैंने करा ए प्लस प्लस। ठीक है,
और अब मैंने इन दोनों को प्रिंट करके देखा। मैंने देखा ए में क्या वैल्यू है, मैंने देखा बी में क्या वैल्यू है। तो इसको रन करने से पहले बताओ आप क्या कहोगे? भैया सिंपली देखो, ए में तो 2 है और बी में क्या है? ए को 1 को बढ़ा के ए में 3 होगा, ठीक है? ए में 2 होगा, बी में 3 होगा। तो देखो इसको रन करते हैं। अरे! ये क्या हुआ भैया? ज़रा ध्यान से देखो। ए में 2 था पहले, ठीक है? और उसके बाद क्या है, बी में हमने क्या करा, ए प्लस प्लस। अभी मैंने बताया था ए प्लस प्लस का कंप्यूटर कैसे इंटरप्रेट करता है, इसको ऐसे करता है ए इक्वल टू ए प्लस वन। मतलब ये एक एक्सप्रेशन है ए प्लस प्लस, क्या है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, जो हम वेरिएबल में असाइन करते हैं। तो ए में पहले 2 था, 2 प्लस वन क्या हुआ, 3। ए में 3 आया, ठीक है? और वो 3 तो ए को प्रिंट करा तो ए में तो 3 आ गया। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या होगी, जो वेरिएबल में हमने असाइन करी, 3 असाइन करी थी, तो इसको ए प्लस प्लस की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 3, और वो किस में असाइन हो गया, बी में, ठीक है? तो बी को प्रिंट करा तो क्या आया हमारा, भैया ये तो 3 आना चाहिए था, ये 2 कैसे आया? अभी आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो 3 आना चाहिए था, लेकिन इधर तो 2 आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा कमेंट आउट करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ इंट बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो अब देखो, अब प्रिंट करते हैं, अब क्या आता है? हाँ भैया, अब 3 आया, जो आपने अभी पहले आइडियोलॉजी दी थी, जो आपने एक्सप्लेन किया था कि इसकी वैल्यू ए की 3 थी, एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 थी, वो इसमें असाइन हो गई। तो देखो, अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं चलता हूँ स्लाइड पे। प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या कहता है? नाम से कनेक्ट करो, प्री। पहले तो सिंबल आता ही है, लेकिन प्री से कुछ और हमें याद रखना है। प्री का मतलब पहले इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, मतलब पहले मॉडिफाई करो देन उसके बाद यूज करो। देखो मैंने लिख भी रहा है, प्री का मतलब फर्स्ट मॉडिफाई देन यूज। और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या कहता है? पोस्ट मतलब बाद में, मतलब फर्स्ट यूज करो बाद में मॉडिफाई करो, ठीक है? तो प्री और पोस्ट बताता है कि हमें कब मॉडिफाई करना है, यूज करने से पहले करना है या यूज करने से बाद में करना है। तो देखो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें हो रही थी। जब मैंने लिखा था ए इक्वल टू 2, और अब मैंने लिखा बी इक्वल टू प्लस प्लस ए का मतलब क्या है, प्री इंक्रीमेंट, की पहले ए की वैल्यू मॉडिफाई कर दो उसके बाद यूज़ करो। तो ए की वैल्यू मॉडिफाई करके तो 3 हो गई, मैंने ए प्रिंट करा तो 3 हो गई, लेकिन ये प्लस प्लस था तो उसने पहले मॉडिफाई करा तो 3 हो गई, उस 3 वैल्यू को हमने यूज़ करा, तो जब मैंने बी को प्रिंट करा तो मेरा क्या आया, 3। ठीक है? सिमिलरली अगर इसको कमेंट आउट करता हूँ मैं और अगर इसको देखता हूँ, तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें भी वही कर रहे हैं कि क्या है, पहले ए प्लस प्लस का मतलब ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब क्या है कि मॉडिफाई करेंगे बाद में, पहले हम वैल्यू को यूज़ करेंगे, ठीक है? तो वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, तो 2 असाइन कर दिया हमने बी में। इसको रन करते हैं, देखो 2 पहले वैल्यू क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट का मतलब वैल्यू को बाद में करेंगे मॉडिफाई, पहले यूज़ करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या थी, 2, तो इधर जब हम कर रहे थे, ये बाद में ये होगा इवैल्यूएट की ए इक्वल टू ए प्लस वन, पहले हम वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है, 2, 2 असाइन हो गई हमारे बी में, तो बी को प्रिंट करा तो 2 आ गया, और उसके बाद मॉडिफाई तो करना ही है, ए इक्वल टू ए प्लस वन, तो ए में क्या आ गया, ए में 3 आ गया। ठीक है? तो प्री और पोस्ट का मतलब समझ गए कि कुछ नहीं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब, अगर भैया प्री है तो पहले क्या करेंगे, हम पहले मॉडिफाई कर देंगे उसके बाद वैल्यू यूज़ करेंगे। और अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो भैया हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू को यूज़ करेंगे उसके बाद उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है? तो हमने इंक्रीमेंट तो देख लिया, तो थोड़ा डिक्रीमेंट भी देख लेते हैं। ठीक है? तो डिक्रीमेंट के लिए अगेन मैंने क्या लिया, मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू 5। ठीक है? और इंट बी इक्वल टू मैंने क्या लिखा, ए माइनस माइनस। ठीक है? और मैंने लिखा इंट बी, चलो बी बाद में लिखते हैं, पहले इनको प्रिंट करके देख लेते हैं। इंट ए को प्रिंट किया और मैंने क्या किया, बी को प्रिंट किया। ठीक है? तो आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले रन करने से पहले देखते हैं। भैया ये क्या किया है, ये आपने करा है बाद में साइन आ रहा है, मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट है, माइनस का साइन है। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, पोस्ट मतलब मॉडिफाई करेंगे बाद में, पहले यूज़ करेंगे। तो यूज़ करेंगे तो बी में क्या आ जाएगा, बी में तो भैया ए की वैल्यू चली जाएगी 5। ठीक है? तो बी में आ जाएगा 5 और ए में तो एक वैल्यू कम होगी ही, तो ए में क्या आ जाएगा 4, तो 4 कॉमा 5 होगा इसका आंसर। तो ए की वैल्यू क्या होगी 4, बी की वैल्यू 5। ठीक है? अगर सिंपली अगर मैं इसको करूँ कमेंट आउट, और अगर मैं लिखता इंट बी इक्वल टू माइनस माइनस ए, तो इसका आंसर क्या होता,
रन करने से पहले बताओ भैया ये हो गया आपका प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट का मतलब प्री मतलब पहले मॉडिफाई होगी वैल्यू, मतलब पहले डिक्रीज होगी उसके बाद हम यूज़ करेंगे। तो ए की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 4 और अब उसको यूज़ करेंगे। 4 वैल्यू जा रही होगी बी में, तो अब ए और बी को प्रिंट करूँगा तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, तो देखो 4 आया। ठीक है, तो ये बहुत काम का ऑपरेटर होता है हमारा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो चलो ये चीज़ क्लियर। तो अब थोड़े इस पे क्वेश्चंस कर लें। इस पे अब आते हैं बहुत अच्छे-अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस, ठीक है? जो सच में दिमाग को हिला देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस। तो चलो वीडियो को एक बार पॉज़ करो और इसको ट्राई करो सॉल्व करने की। खुद से करना है, अगेन मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है? ट्राई पहले खुद करो। तो होप आप सबने बिल्कुल ईमानदारी के साथ इसको बिना रन करे इसका आउटपुट निकाला होगा, ठीक है? तो अब चलो मैं देखता हूँ इसको, मैं सॉल्व करता हूँ और फिर बताइएगा ज़रूर कि भैया हमारा आंसर मैच करा कि नहीं किया है, ठीक है? तो चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है? एक्स एक वेरिएबल है जिसमें क्या है 3 असाइन है, ठीक है? उसमें क्या है 3, तो मैं बनाता हूँ एक एक्स डिब्बा बनाया कंटेनर, उसमें क्या है 3 है, ठीक है? और दूसरा क्या है एक वाई कंटेनर होगा जिसमें मेरे को ये सब वैल्यूज़ डालनी है इनको सॉल्व करने के बाद, ठीक है? तो देखो ये क्या है भैया, देखो इसमें साफ-साफ पता चल रहा है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये प्री इंक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट है और ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। इन सब का एडिशन करके हमें डालना है। तो इसको कंप्यूटर इवैल्यूएट कैसे कर रहा होगा? सबसे पहले जब आएगा, हमें पता है हमारा प्रोग्राम कौन रन करता है, जेवीएम, ठीक है? तो चलो अभी उस पे डिस्कशन नहीं करते। सिंपली देखो ये कैसे इवैल्यूएट होगा एक्सप्रेशन, सबसे पहले होगा हमारा ये वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट, ठीक है? तो देखो x प्लस प्लस क्या करता है, ये क्या है, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है कि इंक्रीमेंट करेंगे हम बाद में, पहले यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यूज़ करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी इधर, कि पहले यूज़ करना है उसके बाद मॉडिफाई करना है इसके अकॉर्डिंग। तो यूज़ करेंगे तो x की वैल्यू 3 है, लेकिन हमने यूज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद हमें इसको मॉडिफाई करके अब ये क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या आएगा, इधर आएगा, कंप्यूटर इसको देखेगा। ये क्या है, ये हमारा भैया प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है कि पहले मॉडिफाई करेंगे उसके बाद यूज़ करेंगे। तो पहले मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, ये 4 से हम इसको क्या कर देंगे 5 कर देंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। तो अब इधर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है? उसके बाद क्या है, ये है हमारा प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट क्या कहता है कि पहले भैया मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। तो मॉडिफाई करेंगे तो ये क्या कर रहा है, 1 से कम करना है, तो ये क्या कर देगा 5 को दोबारा 4 कर देगा और उस 4 को हमें क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद क्या है, उसके बाद ये इवैल्यूएट होगा x माइनस माइनस, ये क्या है भैया, ये हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे काम करता है कि भैया पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद मॉडिफाई करेंगे। यूज़ करेंगे का मतलब ये x की वैल्यू क्या है 4 है, लेकिन उसके बाद मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी 3, ठीक है? तो x की वैल्यू हमारी फाइनल क्या है अभी 3 पड़ी है और इन सबको अब ऐड कर दो क्योंकि इन सबको तो हमें जोड़ना है ना, ऐड करके वो हमारा y में जा रहा है। तो 3 + 5 हमारा कितना हुआ 8 और 4 + 4 8, तो 8 + 8 हमारा y में क्या आ गया, y में आ गया हमारा 16, ठीक है? तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी मेरी 3 होगी और y की वैल्यू क्या होगी मेरी 16 होगी, ठीक है? तो एक बार देख लें कि हमारे कंप्यूटर भाषा क्या देते हैं इसका आउटपुट रन करके। चलो भैया देख लेते हैं, पता कर लेते हैं, आपको कुछ आता है नहीं आता। तो चलो रन करा हमने, तो देखो हमारा भी आउटपुट ये निकला था, x की वैल्यू 3 y की 16। कंप्यूटर भाषा ने भी यही दिया, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 16। अब आप सब ज़रूर बताना कमेंट में कि आप सबका आउटपुट मैच करा कि नहीं करा ऑनेस्टली, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन, कैसा लगा, बढ़िया था ना? ये ऐसे क्वेश्चन सच में इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, एक-एक क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? इनको ऐसे ही मत लेना हल्के में। कभी-कभी जब हमारे दिमाग में प्रेशर होता है ना, हम ये चीज़ें गलत कर देते हैं या फिर सोच ही नहीं पाते। हम क्योंकि हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि भैया टफ से टफ चीज़ लाओ, तो हम ईज़ी भी कभी-कभी गलत कर देते हैं। तो ईज़ी को भी कभी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन दोबारा फाइंड द आउटपुट। भैया यार ये तो बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है। इसको तो आप अभी रुको, पॉज़ करने को कहो वीडियो, उसको तो हम ऐसे ही कर देंगे। तो चलो अगेन वीडियो को पॉज़ करो और बताओ क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है? तो होप आप सबने इसका आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है? बिना रन करे। तो चलो अब एक बार मैं निकालूँ इसका आंसर? तो चलिए चलते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया।
अब आप सब कह रहे होगे भैया ये क्वेश्चन देखते ही तो अपना बचपन याद आ गया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, क्या करते थे? ऐसे ही एक्सप्रेशन होता था, तो इसको सॉल्व कैसे करते थे? भैया इसको सॉल्व करने का तरीका होता था BODMAS, BODMAS। ये बताता था कि भैया अगर ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन हो बड़ा सा, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं कि पहले जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी गई होती है उसको करते हैं, उसके बाद अगर कहीं ऑफ लिख रहा होता है उसको करते हैं, उसके बाद डी फॉर डिवीजन, उसके बाद आती है बारी मल्टीप्लिकेशन की, फिर एडिशन की, फिर सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो वही भैया हमने इधर लगा दिया। हमने कर दिया कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है, इधर देखा जाए ब्रैकेट नहीं है, इधर ऑफ नहीं है, सबसे पहले डिवीजन है। तो 10 डिवाइड बाय 3 करा हमने सबसे पहले सॉल्व, तो 10 डिवाइड बाय 3 करा तो हमें क्या आया? अच्छा भैया आपकी हमें वो वाली बात याद थी कि इंटीजर को डिवाइड करते हैं इंटीजर से, तो इंटीजर आता है, क्योंकि इतनी तो प्रोग्रामिंग अब हम जान गए। तो 10 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 आया था हमारा। ठीक है, हमने 3 यूज़ किया। उसके बाद क्या करा हमने? उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ हमारा? 5 प्लस 9 1 जा 9, 9 2 18, 9 3 जा 27 आया हमारा, और करा हमने -2। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद भैया हमने एडिशन किया। एडिशन का मतलब 27 में हमने 5 को ऐड करा तो कितना है हमारा? 32 आया। ठीक है, 32 आया। अब 32 के बाद हमने क्या करा? सब्ट्रैक्शन किया, तो फाइनली हमारा 32 माइनस 2 30 आ गया। आप सबका भी होप 30 आया होगा। ठीक है, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं फाइनली। ठीक है, तो इसको करा हमने कमेंट आउट, इंटरव्यू क्वेश्चंस पे ये तो हमने देख लिया। इसको करते हैं कमेंट आउट, और इसको देखते हैं एक्सप्रेशन की हमारी वैल्यू क्या आ रही है। तो 30 आएगी भैया, और क्या? अरे 33, ये क्या हो गया भैया? ये तो जैसे आपने किया है 30 ऐसे ही हमने किया है 30। ये तो 33 कैसे? तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले इस पूरे जो हमने सॉल्व किया है इसको काट दो, ये होता है गलत। अब जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या, कि भैया बॉड मास वर्सेस प्रोग्रामिंग। हमने जो भी बॉड मास रूल लगाया ना, ये भैया मैथ्स में लगाते हैं। ये मैथ्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अभी बेटे लल्लू राम, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग। हमने देखा था बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो प्रोग्रामिंग में डिफरेंट है, जैसे कि इक्वल साइन। मैथ्स में हम देखते थे, वो बताता था कि दोनों बराबर है कि नहीं है, इक्वलिटी चेक करता था। इक्वल हमारे प्रोग्राम में क्या करता है? असाइन करता है वैल्यू। परसेंट का सिंबल मैथ्स में परसेंटेज के लिए यूज करते थे, इधर किस लिए यूज करते हैं प्रोग्राम में? मॉड्यूलस के लिए। ठीक है, तो मैथ्स में हम यूज करते हैं बॉड मास, प्रोग्रामिंग में हम क्या यूज करते हैं? ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। भैया ये क्या बड़े हैवी से टर्म्स ले आए? कुछ नहीं है हैवी से। एक तरह से ये सोचो, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस नाम से पता चल रहा है कुछ ऑर्डर बताएगा। प्रेसिडेंस मतलब कौन ज्यादा बाहुबली है। ठीक है, जो बाहुबली सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वो पहले इवेल्युएट होगा। अब उसका भी एक ऑर्डर है कि हायर प्रेसिडेंस क्या बताता है, कौन पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो देखो ये एक चार्ट है जो हमें याद रखना है। ठीक है, ये धीरे धीरे, अब ये नहीं कि ये बिल्कुल रट रहे हो, धीरे धीरे पता है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, ये सब चीज़ दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स है, ये उनका प्रेसिडेंस है। सबसे ऊपर कौन सा हाईएस्ट, सबसे नीचे कौन सा है लोवेस्ट प्रेसिडेंस, मतलब जो सबसे टॉप पे है ये सबसे पहले ऑपरेटर से एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद जो सबसे नीचे हैं ये होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर हमारा चलेगा टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? प्लस प्लस माइनस माइनस नॉट। ये कैसे हमारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं? ये क्या है? इंक्रीमेंट। ये क्या है? डिक्रीमेंट। ये क्या है? लॉजिकल नॉट। तो सबसे पहले ये वैल्यूएट होते हैं एक्सप्रेशन में। उसके बाद होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसमें कौन कौन से? मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, ये होते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है प्लस माइनस। उसके बाद होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में भी सबसे पहले कौन से? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स, ग्रेटर देन, इक्वल्स। उसके बाद होते हैं इक्वल्स और नॉट इक्वल। और उसके बाद होता है लॉजिकल एंड, देन लॉजिकल और लास्ट में तो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं। ठीक है, तो हमें भैया ये तो समझ में आ गया कि ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस क्या होता है, लेकिन अभी भी मन में एक डाउट आ रहा है कि भैया जैसे कि ये एक लाइन में आपने लिख दिए मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, तो इनमें कोई भी हम पहले कर सकते हैं? कि जैसे कि ये रिलेशनल है, ये चार है, तो इनमें से कोई भी चारों कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हमने दो चीज़ देखी थी ना,
कि प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो बताता है कि कौन-कौन से लेवल पे, कि पहले ये वाले लेवल के ऑपरेटर्स एग्ज़ीक्यूट होंगे, फिर ये, जो हमने देख लिया कि पहले ये वाले यूनरी, उसके बाद ये वाले अरिथमेटिक, उसके बाद ये वाले अरिथमेटिक, उसके बाद ये रिलेशनल, ऐसे-ऐसे। लेकिन अब एक पर्टिकुलर लेवल कि जैसे कि मान लो ये 3 अरिथमेटिक्स आते हैं, तो इनमें पहले कौन-सा होगा? तो उसके लिए क्या आती है पिक्चर में? उसके लिए आता है एसोसिएटिविटी। ठीक है? तो देखो मैंने लिख भी रखा है कि एसोसिएटिविटी क्या करता है, डिसाइड्स द इवैल्यूएशन ऑर्डर ऑफ सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स। ठीक है? जैसे कि इन तीनों का प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है? तो इनमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन डिसाइड करता है हमारी एसोसिएटिविटी, ठीक है? तो जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, उनमें एसोसिएटिविटी क्या होती है, एल टू आर, मतलब भैया एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट। तो उसमें हम देखते हैं जो पहले लेफ्ट में आता है, पहले उसको इवैल्यूएट करते हैं। हमारा ऑर्डर क्या रहता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम। रिलेशनल ऑपरेटर्स में भी हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी लेफ्ट टू राइट देखते हैं, ठीक है? लेकिन असाइनमेंट और यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे हैं जहाँ पे हम मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है? ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब अगेन उसी क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? तो हमारा कहाँ था जहाँ हमने सॉल्व करा था? ये था भैया, हमने इधर कर रहे थे उसको सॉल्व। तो अब देखते हैं कंप्यूटर ने जो 33 आंसर दिया वो 33 दिया कैसे? ठीक है? तो अगर अब हमने तो भैया पढ़ लिया कि बॉड मास तो इधर हम नहीं लगा सकते, ये गलत था, ठीक है? बॉड मास नहीं लगेगा, इधर लगेगा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? भैया प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ने कहा था कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है? सारी अरिथमेटिक है, तो इनमें लेवल किसका होगा सबसे ऊपर? सबसे पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस थे। तो उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड और मॉडुलस सेम लेवल पे थे, तो उनमें एसोसिएटिविटी क्या थी, लेफ्ट टू राइट, ठीक है? तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो लेफ्ट ये है, इधर से मैं राइट की तरफ चलूँ तो पहला कौन सा आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई आया, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, हमारा मल्टीप्लाई, ठीक है? तो मल्टीप्लाई सॉल्व होने के बाद ये क्या आ जाएगा, 9 10 जा 90, तो 90 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 हुआ, ठीक है? उसके बाद देखो कौन से, अभी भी देखो मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस टॉप पे थे, तो देखो अभी इसमें डिवाइड रह गया, तो सबसे पहले अब क्या होगा, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 30, 90 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा हमारा 30 माइनस 2, ठीक है? उसके बाद भैया हमने देखा था, उसके बाद अरिथमेटिक में आ रहे थे प्लस माइनस, ठीक है? प्लस माइनस में भी क्या था, लेफ्ट टू राइट था, तो लेफ्ट से चलेंगे तो पहले प्लस आ रहा है, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, तो क्या हो, 30 प्लस 5 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये होगा माइनस, ठीक है? और माइनस में फाइनली क्या हो जाएगा, 35 माइनस 2 हमारा आ जाएगा 33। तो देखो यही हमारा आंसर आया था जब हमने इसको रन किया था, ठीक है? एक और बार रन कर देते हैं, ठीक है? तो देखो 33 आया था, तो देख लिया कंप्यूटर एक्सप्रेशंस को कैसे इवैल्यूएट करता है। जब हमारे बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के ऑपरेटर्स, तो उसमें क्या काम आता है, हमारा बॉड मास नहीं, हमारा काम आता है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस बताती है कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा पहले इवेल्युएट होगा, और एसोसिएटिविटी बताती है जो सेम लेवल के प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स हैं उनमें कैसे इवेल्युएशन होना है, ठीक है, एग्जीक्यूशन होना है। तो ये चीज़ भी क्लियर। तो अब भैया थोड़े से जो इंटरव्यू क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें और कवर कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द आउटपुट। क्वेश्चन देखने में लग रहा है भैया यार ये तो बड़ा बढ़िया सा लग रहा है, तो चलो अब इसको करो वीडियो पॉज और एक बार इसको खुद ट्राई करो, आउटपुट बताना है, रन नहीं करना है, ठीक है, ईमानदारी से। ये अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक, ठीक है? तो होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, ठीक है? ये हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्राई ज़रूर करना है आप सबको, ठीक है? तो इसमें जो एक सबको आप सबको एक डाउट आ रहा होगा वो क्या, भैया यार इस क्वेश्चन में ये समझ नहीं आ रहा, बाकियों में तो पता चल जाता था कि कौन सा प्लस किसके साथ है, कि पोस्ट इंक्रीमेंट है कि ये प्री इंक्रीमेंट है, ये सब समझ में ऐसा नहीं आ रहा, सब आपने चुपका चुपका के लिख दिए हैं। यही तो, इसलिए तो क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है? तो चलिए चलते हैं इसके बारे में, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे, ठीक है? इंटरव्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो भैया मेन डाउट तो अभी भी वही आ रहा है, अगर पता है, अगर आप फैला के लिख देते ना कि p प्लस प्लस फिर स्पेस फिर एक प्लस, तो उससे पता चल जाता कौन सा क्या है, फिर तो हम कर ही लेते, जैसे आपने क्वेश्चन कराया था इससे पहले, एक्स वाई वाला। लेकिन इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा प्लस किसके साथ है। तो देखो इसको कंप्यूटर कैसे सॉल्व करता है, कंप्यूटर इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल फॉलो करता है, वो रूल क्या है, रूल है हमारा लॉन्गेस्ट वैलिड टोकन रूल, समझ रहे हो?
ये भैया ये क्या लिख दिया आपने, लॉन्गेस्ट वैलिड टोकन रूल। पता है हम जो ये प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जो एक-एक ही चीज़ लिखते हैं, इंट p इक्वल टू 5 सेमीकोलन, ये छोटी-छोटी, ये जितनी बहुत छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, उस सबको क्या कहते हैं हम? एक वर्ड होता है प्रोग्रामिंग में जिसे कहते हैं टोकन। ये सब क्या है, हमारे टोकन। तो कंप्यूटर जब इसको रन करता है, तो वो क्या देखता है, वो देखता है लॉन्गेस्ट वैलिड टोकन कौन सा है। तो पता है ये कैसे इवेल्युएट होता है एक तरीके से। सबसे पहले देखेगा पी एक वेरिएबल है, वो कहेगा चलो हाँ ठीक है, पी एक लॉन्ग वैलिड टोकन है। उसके बाद वो देखता है एक प्लस, प्लस लगा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लगाओ। उसके बाद देखता है एक और प्लस इसमें लगा सकता हूँ क्या मैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, लगा सकते हैं। उसके बाद देखता है तीसरा प्लस भी इसमें लगा सकता हूँ क्या? नहीं, ये ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा 3 प्लस एक साथ हो, तो ये क्या है? ये वैलिड टोकन नहीं है, तो उसको वो ये पी प्लस प्लस साथ ले लेता है और एक तरह से ये प्लस एक अलग हो गया, ठीक है? उसके बाद देखता है पी, पी भैया इसके साथ इंक्लूड है क्या? प्लस के बाद पी आता है क्या? एक वेरिएबल, तो वो एक तरह से अलग वाला पी हो गया, ठीक है? उसके बाद देखता है वो दोबारा कि एक और प्लस आ रहा है, प्लस लगा सकते हैं क्या? चलो ले लेते हैं। उसके बाद एक और प्लस, हाँ भैया 2 प्लस तो हमें पता है वैलिड होता है, एक तरीके से ये क्या होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, 3 प्लस साथ नहीं होते, तो वो क्या हो गया, एक अलग प्लस हो गया। और उसके बाद पी, तो समझ गए? तो ये क्वेश्चन फाइनली क्या बन गया, ऐसा क्वेश्चन बन गया कि पी प्लस प्लस इवेल्युएट करना है, उसके बाद फिर पी प्लस प्लस, उसके बाद पी, और इन तीनों को जोड़ के हमें एडिशन कर देना है। भैया अब क्या, ये तो क्वेश्चन चुटकी बजाते ही हो गया। इसमें यही था कि कंप्यूटर इसको कैसे इवैल्यूएट करता है। एक्चुअली जब कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर हमारा क्या करता है, ये ह्यूमन रीडेबल कोड होता है, लेकिन कंप्यूटर मशीन कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? तो कंपाइलर पिक्चर में हमने देखा था क्यों आता है। तो कंपाइलर ये पार्स करता है, तो वो फॉलो करता है लॉन्गेस्ट वैलिड टोकन रूल, ठीक है? पार्स करने का मतलब इन शॉर्ट समझो कि कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो ये है, ठीक है? तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। अब तो हो ही जाएगा, आप सबने कर लिया होगा। जल्दी वीडियो पॉज़ करो, तुरंत आंसर निकाल दो फिर, सही क्या है। ठीक है? तो मैं भी कर देता हूँ। तो ये एक पी कंटेनर है, इसके अंदर क्या है भैया 5 पड़ा हुआ है। दूसरा कंटेनर क्यू है, इसके अंदर देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, पी प्लस प्लस एग्ज़ीक्यूट होगा। तो भैया पी प्लस प्लस क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब फर्स्ट यूज़ देन मॉडिफाई। तो यूज़ करना है, तो पी में क्या पड़ा है मेरा 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है 5। उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर देना है, तो ये क्या हो गया 6 हो गया। सिमिलरली इधर क्या है, ये भी क्या है भैया पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब फर्स्ट यूज देन मॉडिफाई, तो यूज करूंगा तो 6 और मॉडिफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या खाली पीपी में तो 7 पड़ा ही है, अब इन सबको जोड़ दो। तो क्या हो गया 5 और 6 आपका कितना होता है 11, 11 और 7 आपका कितना हो गया 18, तो क्यू में क्या चला गया मेरा 18, ठीक है। तो अगर मैं P को प्रिंट करूँगा, तो P में मेरा क्या आएगा? P में आएगा मेरा 7, और Q को प्रिंट करूँगा तो Q में क्या आएगा मेरा 18, ठीक है? तो एक बार रन करके भी देख लेते हैं। हाँ भैया यही यार, अब तो कॉन्फिडेंस है हमें भी, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, यही कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है? इंटरव्यू में। तो देखो रन किया, तो देखो यही था, पी की वैल्यू क्या थी 7, पी की वैल्यू 7 थी, और क्यू की वैल्यू 18, क्यू की वैल्यू 18। तो भैया चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। इसमें हमने देखा कि भले ही आप कैसे भी चुपका के लिख दो, इंटरव्यूअर आपको कैसे भी फंसाए, हमें पता है कि कंपाइलर कैसे पार्स करता है, लॉन्गेस्ट वैलिड टोकन देखता है, वो इस रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये भी हुआ, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको करते हैं कमेंट आउट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द आउटपुट। ये इंट वेल इक्वल टू 2 लिख रखा है, एक वेरिएबल है वेल जिसकी वैल्यू 2 है, और आंसर में लिख रहा है प्लस प्लस वेल प्लस प्लस, ठीक है। तो इधर वीडियो को करो पॉज, और दोबारा बताओ आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो होप आप सबने इसका भी आउटपुट निकाल लिया होगा, ठीक है, बिना रन करे। तो चलो इसको देखें एक बार क्या था इस क्वेश्चन में। तो आते हैं अपनी स्लाइड पे, मैंने लिख लिया, क्वेश्चन 9 है ये हमारा। एक वेल एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें क्या है मेरा टू स्टोर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, एक दोबारा ये एक्सप्रेशन है प्लस प्लस वेल प्लस प्लस। अब भैया अगर बात करें जो अभी हमने देखा लॉन्गेस्ट वैलिड टोकन रूल के हिसाब से हमने काम कर दिया भैया। हमने इसको कैसे लिख दिया, हमने लिख दिया इसको प्लस प्लस, एक वैलिड होता है वेल, तो पहले ये चीज़ इवेल्युएट होगी, उसके बाद प्लस प्लस, कुछ ऐसा हमने कर दिया। देखो इसमें ये प्लस प्लस अलग थोड़ी ना होगा, तो इसमें ये रूल नहीं लग रहा, ठीक है, ये चीज़ इसमें नहीं अप्लाई होगी। इसमें अगर आप ध्यान दो, एक तरह से ये सेम प्रेसिडेंस लेवल है इनका, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर है, तो उसमें क्या था एसोसिएटिविटी यूनरी ऑपरेटर की,
वो राइट टू लेफ्ट थी, तो पहले राइट वाला सॉल्व होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे इवैल्यूएट होगा, ये होगा वेल प्लस प्लस, सबसे पहले ये इवैल्यूएट होगा और इसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसका प्लस प्लस, ठीक है। तो भैया ये तो पता है हमें, तो वेल प्लस प्लस क्या है, ये क्या है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। वो क्या कहता है, पहले वैल्यू यूज़ करो, उसके बाद क्या कहते हैं मॉडिफाई करो। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा टू प्लस प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये इधर क्या हो जाएगी हमारी, ये थ्री हो जाएगी। तो प्लस प्लस टू आ गया हमारा। प्लस प्लस टू का मतलब क्या हो जाएगा भैया, ये टू को एक से बढ़ा दो, थ्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसको करते हैं हम रन। भैया ये तो कमेंट आउट करते ही क्या, ये तो एरर्स आने लग गया, वेरिएबल एक्सपेक्टेड। देखो यार, यही तो होता है आईडी की बात, रन करने से पहले ही बता देता है कि एरर है। ठीक है, देखो क्या है कह रहा, रिक्वायर्ड वेरिएबल फाउंड वैल्यू। देखो सबसे पहले इसने क्या करा, वेल प्लस प्लस पे ही दिखा रहा है एरर, क्योंकि वेल प्लस प्लस क्या होता है, एक वैल्यू दी और उसके पे क्या करा है, ये प्री इंक्रीमेंट लगा। तो कह रहा है कि ये वेरिएबल रिक्वायर्ड है और हम वैल्यू दे रहे हैं। तो आओ चलते हैं अपनी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली स्लाइड पे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो उस टाइम पे, ज़रूरी थोड़ी ना मैं हर चीज़ बताऊँ यार, कुछ तो स्लाइड पे भी देखा करो। इधर मैंने साफ-साफ डेफिनेशन में ये हाइलाइट किया था कि इंक्रीज़ेज़ डिक्रीज़ेज़ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, वेरिएबल हाइलाइट किया है मैंने इधर, कि वेरिएबल पे ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है? ये जो ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर मैं प्लस प्लस 5 और माइनस माइनस 5 लिखूँ तो ये क्या होता है, ये गलत है, ये कंपाइल एरर है। ठीक है? कंपाइल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार मैंने बताया था इसका मतलब क्या था, इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, अगर मैं लिखता हूँ प्लस प्लस ए तो उसका मतलब होता है कि एक तरीके से देखा जाए वो क्या होता है, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है? तो अगर मेरे पास कहीं लिख रहा है प्लस प्लस 5 तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं ये थोड़ी ना लिख दूँगा कि 5 इक्वल टू 5 प्लस 1, समझ रहे हो? कि 5 प्लस 1 को 5 में असाइन थोड़ी ना कर दूँगा, क्योंकि ये असाइन भी कर रहा होता है और असाइन हम किस में करते हैं, एक वेरिएबल में करते हैं। 5 प्लस 1 चलो ये तो चलो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 को असाइन किस में कर रहे हो, एक वैल्यू में। तो ये क्या होता है, ये गलत होता है हमारा, ठीक है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि एट द एंड ये इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू को असाइन भी करता है। तो इसलिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे हमेशा किसके साथ यूज़ होते हैं, ऑलवेज़ वेरिएबल के साथ। तो जैसे ये प्लस प्लस 2 आया ना, ये 3 ये कर ही नहीं सकते। तो ये क्या है, गलत। तो ये क्या दे जाएगा, सिंपली एरर, कंपाइल टाइम पे ही ये एरर दे जाएगा हमारे, ठीक है? तो यही था हमारा, उसने कह दिया कि क्या, अच्छा वो चीज़ हमने सही देखी, जो हमने देखा एसोसिएटिविटी वाली चीज़, कि देखो पहले होगा इवैल्यूएट वेल प्लस प्लस ही, क्योंकि राइट टू लेफ्ट, लेकिन वेल प्लस प्लस का जो आंसर होता है वो क्या होता है, एक वैल्यू होती है और वैल्यू पे प्लस प्लस हम नहीं यूज़ कर सकते। तो देखो ये भी यही कह रहा है कि रिक्वायर्ड एक वेरिएबल है लेकिन फाउंड वैल्यू हुई, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बढ़िया था, ये पूछ लेते हैं टेढ़े-मेढ़े बिल्कुल, यही ऐसी पज़ल्स है, ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछता है और इधर ही हम फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है? तो एक आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, तो आपको ये सबको कमेंट सेक्शन में बताना है ज़रूरी, ठीक है? कि स्वैप टू बूलियन वैल्यूज विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें हमने क्या करा था, स्वैप करा था टू इंटीजर वेरिएबल्स को विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। आप सबको अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाउ विल यू स्वैप टू बुलियन वैल्यूज विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, ठीक है? तो ये था हमारा आज का। तो कैसा लगा भैया, आज की वीडियो तो काफ़ी लेंदी हो गई हमारी, है कि नहीं, आप सबको लग रहा होगा, क्योंकि यार मैंने एक कोशिश करी थी कि ऑपरेटर्स को तो हमें डिटेल में कवर करना ही है, लेकिन उसके साथ-साथ ये नहीं कि बस नॉर्मल ऐसे ही ऑपरेटर्स पढ़ते जा रहे हैं बोरिंग। उससे रिलेटेड यार उसका प्रैक्टिकल यूज़ केस तो देखो। इंटरव्यूज़ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। वो लॉजिकल थिंकिंग, वो इंट्यूशन डेवलप करने वाली चीज़ वो आज से ही स्टार्ट कर दी हमने। एक तरह से समझ लो आज से डीएसए स्टार्ट हो गई हमारी, ठीक है? क्योंकि डीएसए का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हमने प्रॉब्लम्स उठा ली इंटरव्यू की। ठीक है, तो भले ही वीडियो लेंदी हो गई है, उससे ध्यान नहीं देना, क्योंकि आज हमने इन ऑपरेटर्स को तो डेप्थ में कवर किया ही किया। उसके साथ-साथ इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले टॉप अच्छे से क्वेश्चंस देखे, पज़ल्स देखी हमने। कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स देखे मॉड्यूलस से रिलेटेड, ठीक है? और भी बहुत चीज़ें। तो अगर आपको लगा हो
कि भैया वीडियो बहुत अच्छी थी, आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, एक नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आई। तो आज एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना कि भैया सच में आज बहुत अच्छा लगा कि उसे पढ़ के मुझे भी कुछ थोड़ा मोटिवेशन फ़ील हो, ठीक है? तो फॉलो करो कोड बैठक फॉर द एंटायर प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड मिलते हैं नेक्स्ट बैठक में, बिल्कुल इसी जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।